नमस्कार। आई होप आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी, मज़े में होंगे। और अब हमारा जो सीरीज चल रहा है करंट अफेयर का, उसका तीसरा सेशन है। तीसरे में हम देखेंगे राजकोषीय घटनाक्रम। और राजकोषीय घटनाक्रम में सबसे पहले केंद्र प्रायोजित घटनाक्रमों को देखेंगे, कौन कौन से ऐसे प्रमुख योजनाएं रही हैं और सरकार ने क्या क्या लागू किया है, किस प्रकार की योजनाओं का समायोजन हुआ है। और इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे। उसके पहले केंद्रीय बजट का एक ब्रीफ देखते हुए हम लोग चल लेंगे। इसके प्रमुख प्रमुख योजनाएं देखेंगे, केंद्रीय बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। और उसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के बजट की समरी। सबका समरी ही देखते हुए चलेंगे। अभी तक आप ये हमारी तीसरी क्लास है करंट अफेयर की जो मैं ले रहा हूँ, और ज्ञानेंद्र सर की 2 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। तो आज ज्ञानेंद्र सर की भी क्लास आ जाएगी और कल 2 क्लासें एक साथ लगभग हो सकती हैं आ जाएं, या एक एक क्लास डेली ही आए। तो अभी चलते हैं टॉपिक पे जहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद मेरा जो टॉपिक है राजकोषीय घटनाक्रम, उससे शुरू करते हैं। सूचकांक और रिपोर्ट के बारे में मैंने चर्चा कर दी थी, तो आप लोग देखिए और उसको समझिए और कमेंट करिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा शुरू होगा पीएम स्वनिधि योजना से। पेज नंबर 96 खोल लीजिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पे। तो देखते हैं ये है क्या, पूरा नाम, ये क्यों चर्चा में रहा है पीएम स्वनिधि योजना। इसका जो चर्चा रहने में का कारण है, इसकी जो टाइम पीरियड है पहले 2024 तक थी, लेकिन इसको बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना है क्या, क्यों लाई गई थी। पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को सॉरी। और पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है। इसका जो उद्देश्य है, कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर, फेरी वालों, ठेले वालों को पुनः व्यापार शुरू करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराना। मतलब जो नॉर्मल सड़क पे ठेले लगाने वाले हैं, रेहड़ी लगाने वाले हैं, इन लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक छोटा अमाउंट दिया जाता था। कोविड से जो ये लोग ग्रसित थे, उसके बाद अपना जो रोजगार है फिर से शुरू कर सके। कौन सा मंत्रालय इसके लिए प्रमुख है, तो वो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इसको शुरू किया था। इसकी जो पुरानी योजना और नए विस्तार के बाद क्या इसकी प्रमुख प्रावधान रहे, वो रहा 31 दिसंबर 2024 को पहले खत्म होती थी, अब जो शुरू होगी वो मार्च 2030 तक खत्म होगी। शुरुआत में लक्ष्य स्पष्ट नहीं था जितना कि पहले। अब जो पहले ये था, इसमें 50 लाख नए वेंडर शामिल किए जाएंगे। टोटल टारगेट है 1.15 करोड़ का। ठीक, लोन की जो सीमाएं थे, लोन देना था इनको, पहले था 10,000, 20,000 और 3,000 50,000 की कैटेगरी। लेकिन अभी जो कैटेगरी है, इसमें पहले वाले को बढ़ा के कर दिया गया 10,000 से 15,000, दूसरे वाले को 20,000 से 25,000, और तीसरे वाले में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब पहले 10,000 दिया जाता था, इसमें 5,000 प्लस कर दिया गया। दूसरे वाले में 20,000 दिया जाता था, इसमें भी 5,000 प्लस कर दिया गया। और तीसरे वाले को यथावत बना के रखा गया, इसको में कोई चेंज किया नहीं गया है। क्या ये सब्सिडी की तहत है। अब ये जो लोन दिया जाएगा, अगर इसको चुकाते हैं तो आप 7% कैशबैक पहले दिया जाता था। अब जो डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोत्साहन के रूप में 1,600 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। इसका विस्तार किया गया है रुपे क्रेडिट और यूपे डेबिट कार्ड की सुविधाओं तक। क्षेत्रीय कवरेज में देखेंगे तो मुख्यतः नगरी जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां तक है, लेकिन अब जो है इसको स्टैट्यूटरी टाउन्स के अलावा सेंसस टाउन्स या प्री अर्बन एरिया, छोटे छोटे बाजार मार्केट कस्बों को भी ये शामिल करेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि अब जो गांव के आसपास के वेंडर से जो हमारे बाजार छोटे छोटे हाट लगते हैं, उन वेंडरों को भी सुविधा होगी, इससे प्रोत्साहन मिलेगा। पेज नंबर 96 पे है आयकर अधिनियम 2025। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सालों बाद आयकर अधिनियम में चेंज हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। कानून का अधिकार नाम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से आया है। यह इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बाद में संशोधन और समीक्षा के बाद 11 अगस्त को लोकसभा में और 12 अगस्त को राज्यसभा में, और जो एक्ट बना है 21 अगस्त को राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी या राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। अब लागू होने की जो तिथि है 1 अप्रैल 2026 से यह अधिनियम लागू होगा। मतलब 2025 में पास हुआ है, लेकिन 2025 में लागू नहीं होगा, ये लागू होगा 2026 में।
यह पुराने इनकम टैक्स 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसमेमें कि ये किसको प्रतिस्थापित करेगा, कौन, आयकर अधिनियम 2025 प्रतिस्थापित करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। इसका जो उद्देश्य है, क्यों ये लाया गया, पुराने अधिनियम 1961 की आधुनिक आर्थिक तकनीकी और डिजिटल युग के अनुकूल बनाना, जिसे कर प्रणाली सरल, पारदर्शी और करदाता अनुकूल हो जाए। पहले के जो कानून बनाए गए हैं, ये 1961 का एक्ट अब कोई रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि नए के रूप में देखेंगे तो डिजिटल टैक्स आ चुका है, डिजिटल टैक्स, ठीक। तो इस समय तो ये 1961 में डिजिटल टैक्स का कोई प्रावधान नहीं रहा होगा, लेकिन इस समय डिजिटल टैक्स का प्रावधान है, तो संशोधन तो करना पड़ेगा ना। हम पुराने टैक्स विनियमन या पुराने नियमों कानूनों के हिसाब से तो चल नहीं सकते, ठीक। विवादों में क्या है इसका कि यह व्याख्यात्मक अस्पष्टताओं को कम करेगा। यही डिजिटल टैक्स जैसी और जो भूतलक्षी कानूनों पे टैक्स लगा दिया जाता, इन सभी प्रावधानों को समाहित करते हुए नए प्रावधान में शामिल किए गए हैं। भाषाई सरलता, प्रावधानों का पुनर्गठन, अप्रचलित प्रावधानों को हटाना। अब इसमें प्रमुख बदलाव क्या है, प्रावधानों की संख्या क्या है, अधिनियम में सेक्शन की धारा या संख्या 536 है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर हो सकता और अगर डीप जाती है यूपीपीसीएस तो हो सकता पूछ ले 536। फिलहाल ये यूपीएससी के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी अध्याय और अनुसूचियां हैं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। टैक्स ईयर की अवधारणा इसमें चेंज किया गया है। टैक्स ईयर की अवधारणा पहले जो थी अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब क्या है, असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर की बजाय एकीकृत टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 12 महीने तक के चक्र को लागू करेगा, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू करेगा। कर की दरें, नया कर पद्धति, पहले जो 25-26 के पहले जो टैक्स स्लैब था उसमें चेंज हुआ है। 4 लाख तक बिल्कुल मुक्त, मतलब 4 लाख तक जीरो टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12% और 10 लाख तक लगभग 12% टैक्स आपको पे करना होगा। वहीं 12 से 16 के बीच 15, 16 से 20 के बीच आपको 20% और 20 से 24 लाख के बीच 25% टैक्स देना होगा, और 24 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो 30% के टैक्स स्लैब में आप आएंगे। टैक्स छूट और मर्जी व्यवस्था ऑप्शनल रखा गया है कुछ चीज़ों को इसमें, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देख लीजिएगा इसको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन रेसिडेंट्स इंडियन एनआरआईज के लिए क्या प्रावधान किया गया है इसमें। टैक्स अधिवेशन में बेस प्रकार रेसिडेंसी से संबंधित नियमों में परिवर्तन नहीं किया गया, यानी एनआरआई के लिए आय और कराधान का वर्तमान ढांचा वही रहेगा जो इसके पहले था। पेज नंबर 97 पे आएंगे। 56वीं मतलब 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। अभी जीएसटी को लेके बहुत से प्रावधान, बहुत ही हू हल्ला रहा है, तो देख लेते हैं ऐसा क्या प्रावधान किया गया है, इसमें कौन कौन से कंक्लूजन निकाले गए हैं। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी 56वीं, तो 3 से 4 सितंबर को हुआ नई दिल्ली में। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि कहाँ हुआ था, बस इतना जानना है कि इसकी जो अध्यक्ष थी वो केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी कि वित्त मंत्रालय से संबंधित है। तो इसकी जो हेड है जीएसटी काउंसिल की, किसने लीड किया इसको, केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। प्रमुख सिफारिशें क्या रही, इन्होंने इस जीएसटी काउंसिल में कौन से प्रमुख निष्कर्ष निकाले गए वो हम लोग देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही देखना है, पूरा डीप नहीं जा रहे हैं, बस समरी मैंने निकाल दिया है जो आपके पेज नंबर 97 पे लिखा है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफारिशें, उस सिफारिशों का कोर बिंदु क्या रहा है वो हम देखेंगे। जीएसटी दरों में बदलाव, 12 से 28% की दरें समाप्त कर दी जाएं, ठीक है। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की 5% मेरिट या 18% स्टैंडर्ड दर में लगाया जाएगा। तो पहले 4 स्लैब हुआ था 5, 12, 18, 28, लेकिन अब जो स्लैब कर दिया गया केवल 2, 5% और 18%। इसके बाद एक और है, डी मेरिट दर लागू करना, लग्जरी सिनगुड 40%। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेरिट टैक्स स्लैब से ऊपर जो आते हैं 40% वाले स्लैब में, वो केवल लग्जरी वस्तुएं आएंगी। तो स्टैंडर्ड या मेरिट पूछेगा तो केवल 2 टैक्स स्लैब हैं, 5% और 18%। उसके बाद से जो लग्जरी गुड्स में टैक्स लगेगा वो होगा डी मेरिट स्लैब, जिसमें 40% की दर से लागू होगा, ठीक। इंप्लीमेंट की तिथि है कब से, 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
लागू मतलब हो चुका है। इसमें एक प्रावधान और है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पे ये प्रावधान नहीं लागू होगा। कौन कौन से ऐसे हैं? जैसे तंबाकू और गुटखे जैसी वस्तुओं का सेवन, उस पे ये चीजें नहीं, ये एक्ट नहीं लागू होगा। पेज नंबर 97 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष पूरा हुआ। अब प्रधान 11 वर्ष पूरा हो सकता है, प्रधानमंत्री जन धन से पूछ ले। इसकी शुरुआत जो हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगस्त 2014 में हुई थी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुई थी, तो अगस्त 2014 में। उद्देश्य क्या था कि भारत के हर नागरिक विशेषकर बैंकिंग से वंचित गरीब परिवारों को बेसिक बैंकिंग सुविधाओं जैसे बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन आदि उपलब्ध कराना, यानी कि वित्तीय समावेशन बढ़ाना। जन धन योजना का जो मूल उद्देश्य था वो था वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना। अब देखेंगे 11 वर्षों की महत्वपूर्ण आंकड़े क्या क्या थे, इसने क्या अचीव किया, क्या ये प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है ये सफल हुई कि असफल हुई, इम्प्लीमेंट कैसे हुआ या कहाँ तक रीच कर पाई, इसकी पहुंच कहाँ तक रही। बैंक जो खाते हैं, कितने बैंक खाते खोले गए, टोटल लगभग 56.1 करोड़ कुल खाते खोले गए, मतलब रीच अच्छी रही, सफल रहा, सक्सेस। कुल जमा राशि जो बढ़ी है इसमें 2.67 से लेके 2.68 लाख करोड़ डिपॉजिट हुए हैं। किसके तहत? प्रधानमंत्री जन धन खातों के तहत। महिलाओं का हिस्सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाते खोलने वालों में 55%, 55.7%, लगभग 56% महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया या उनके खाते खोले गए, यानी कि पुरुष का हिस्सा इसमें कम है, महिलाएं ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी वित्तीय समावेशन में महिलाओं का हिस्सा कम था। तो इसने क्या किया, महिलाओं की भागीदारी इकोनॉमी में बढ़ाई वित्तीय समावेशन में, ये एक पॉइंट हो गया। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खाते खोले गए, कहीं लगभग 66.7% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खुले, यानी कि छोटे छोटे जो टाउन है उनमें खोले गए। रुपे डेबिट कार्ड वितरण, इसके तहत 38 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड का वितरण किया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुपे डेबिट कार्ड जो और रुपे सर्विस है, ये कई देशों में भारत सरकार ने प्रचलित किया है। कौन कौन से ऐसे प्रमुख देश हैं? अफ्रीकन कंट्रियों में, कोई अफ्रीकन रीजन में कई देश हैं, और मेनली मध्य एशिया के क्षेत्रों में, और कह सकते हैं जो गल्फ कंट्रियां हैं उनमें भारत सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड को, रुपे सर्विस को काफी प्रोत्साहन दिया है, आगे बढ़ाने के लिए काफी काम कर रही है। ये खुद का सेल्फ सर्विस है, मतलब जैसे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये अमेरिकन बैंक सर्विस देती है, लेकिन रुपे जो सर्विस है, रुपे डेबिट कार्ड या रुपे कार्ड की जो सर्विस है वो इंडियन बैंक सर्विस का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रुपे डेबिट कार्ड का जो सर्विस है वो किस बैंक सिस्टम का है या किस देश के बैंक सिस्टम का है, तो वो है इंडियन बैंक सर्विस सिस्टम का। ठीक, इसमें और ओवरड्राफ्ट देती है रुपए, पीएम यही जनधन योजना 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध करवाती है, और इसमें लगभग एक सुविधा मिलती थी, कह सकते हैं इंश्योरेंस मिलती थी 2.5 लाख का। ये सभी पे लागू नहीं होता, ये स्पेसिफिक है कि 2.5 लाख का जो सुविधा है वो किनको मिलेगा, तो वो एक टाइम पीरियड है। एक्चुअली में वो टाइम पीरियड मुझे भी नहीं याद है कि कौन सा है, लेकिन 2.5 लाख के कुछ समय अवधि रही, जैसे 2020 या 2022 तक के पहले जिन्होंने खाता खुलवाया उनको 2.5 लाख का इंश्योरेंस इसमें मिलता है। आप लोग ये पॉइंट देख लीजिएगा कि कब तक जिन्होंने खाता खुलवाया, जैसे 2020 तक जिन लोगों ने पीएम जनधन के तहत खाता खुलवाया उनको 2.5 लाख का सब लाइफ इंश्योरेंस फ्री मिलता है। आप पेज नंबर 98 पे देखेंगे एसडीजी राष्ट्रीय संकेतांक रूपरेखा, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2025। ये इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। जारीकर्ता कौन है? भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, एमओएसपीआई। ये इंपॉर्टेंट है, 2025 जून में पब्लिश हुई थी। अब क्या इसने इंपॉर्टेंट सुझाव दिया, वो हमें बस इतना ही देखना कि इसके संकेतक और विषय क्या थे, बेसलाइन डाटा, पुराने डाटा क्या थे, नवीनतम डाटा क्या कहता है, और इसका मतलब क्या निकल के आता है, कि इसने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में प्रमुख प्रमुख क्या सुझाव थे। मंत्रालय क्या था कि भारत सरकार का जो मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इसने लागू किया। कृषि में प्रगति कामगार सकल मूल्य संवर्धन जो हुआ, पहले 61,000 था 2015-16 के आसपास, लेकिन अब ये बढ़ के कितना हो गया, 96,110 रुपए ईयरली, यानी कि वार्षिक। ठीक, ये भी वार्षिक है।
यानी कि कृषि उत्पादकता एवं कृषि आय में सुधार। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि कृषि आय को दुगना करना, उसके आसपास पहुंचा नहीं, लेकिन फिर भी लगभग एक तिहाई, वन थर्ड देखा जाए या सॉरी टू थर्ड देखा जाए तो इसने अचीव कर लिया 2015-16 से 2024-25 के बीच। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पानी, पीने के पानी पहुंचाना, एक मिशन चलाया गया था, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ये इंपॉर्टेंट है। पहले 94% लोगों के पास पीने के जल की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन 2024-25 में देखेंगे तो 99.62, लगभग हर घर में नल से जल पहुंच सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। जिम्मेदारी का कार्यान्वयन बहुत अच्छे से हुआ, लगभग सभी ग्रामीणों तक पानी पहुंचने लगी है। ये सब कागजों पे उपलब्ध है, लेकिन असलियत अभी बहुत दूर है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की सुविधा अभी भी भारत में नहीं पहुंची है। तो खैर हमको उसमें नहीं घुसना है, हमको बस ये देखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पानी के पीने के पानी का स्रोत पहुंच चुका है कि नहीं पहुंचा है। अच्छा, नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी 16% था 2015-16 में, लेकिन अब जो है टोटल 22.13%। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत लगातार ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि पवन ऊर्जा में हमने बताया था 52-48 दशमलव समथिंग गीगावाट बिजली उत्पादन करता है, विश्व में चौथे स्थान पे आता है, पहले पे चीन, अमेरिका, ब्राजील और भारत, देन जर्मनी। उसके बाद हमने देखा सौर ऊर्जा में भारत अच्छा योगदान कर रहा है। अच्छा ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्रति व्यक्ति अगर देखना हो तो आप देख लीजिएगा, 64 वाट प्रति व्यक्ति था, अब 156.31 वाट प्रति व्यक्ति उत्पादन हो गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि उत्पादकता और ग्रामीण पानी। इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिला पुरुष अनुपात, फीमेल टू मेल रेशियो, LFPR, श्रम भागीदार की बात कर रहा है ये, कि इकोनॉमी में पुरुष के सापेक्ष महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो 75 से 78% बढ़ी है, जो महिलाओं का 35 से 37% है। तो अनुपात 2020-21 में 0.43% था, अब बढ़ के 0.54%। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरुष के सापेक्ष महिलाओं का LFPR जो है वो 0.54 हो गया है। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। इसी रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट में, SDG राष्ट्रीय संकेतांक रूपरेखा में एक और रिपोर्ट दिया था इसने, नवजात मृत्यु दर। भारत की नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है NMR, नवजात मृत्यु दर लगभग 17.3 मृत्यु प्रति 1000 लाइव बर्थ पर साल 2023 के आसपास है, विश्व बैंक डेटा के अकॉर्डिंग। वहीं SDG NIF रिपोर्ट के अनुसार 2021 की दर 19 प्रति 1000 बर्थ पे थी, जो गिरावट की ओर है। तो SDG के अकॉर्डिंग 19 है, लेकिन विश्व बैंक के हिसाब से 17 है। 2 पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं पेज नंबर 99 पे। पेज नंबर 99 ओपन करिए, उस पे देखिए लिखा है कि S&P भारत की सेवरन रेटिंग को बढ़ाकर BB किया। मैंने बताया था S&P का, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा दिया, तो मैं यहाँ इसको नहीं पढ़ाऊंगा। -BB से बढ़ाकर कितना कर दिया, BB, मतलब बॉन्ड, भारत में बॉन्डों में निवेश करना अब जोखिम के है, लेकिन पहले से जोखिम की जो स्तर है वो कम हो जाएगी, रिटर्न मिल जाएगी, पैसा नहीं डूबेगा किसी का, ठीक। और इसमें है कि एक देखिएगा IREDA बांड, मतलब एडा के जो बांड है 54C के तहत कर लाभ का दर्जा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। और पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास SDG सूचकांक 2023 और 24, ये मैं भी बताया हूँ और ये ज्ञानंद सर भी आपको बताए हैं, तो उनके दूसरे लेक्चर में जाएंगे या चौथे लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा, क्या, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य, जिसमें हैनेथियाल मिजोरम का सबसे ऊपर था और सबसे खराब स्थिति थी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक। उत्तर प्रदेश इसमें मैंने कमेंट में पिन कर दिया था कि गलती से मैंने अचीवर्स बता दिया था, यूपी कहाँ है उसमें, फ्रंट रनर, ठीक है। पहले लेक्चर में है ये, आप देख लीजिएगा इसको ध्यान से। आइए भारत की आर्थिक प्रगति, तेज विकास दर के संकेत और स्थिरता का मूल्यांकन करते हैं।
99 नंबर पेज पे है। ठीक है, यही। तो इसको शुरू करते हैं। क्या है ये? स्रोत और समय रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25, इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार की जो पब्लिश करती है लगभग हर साल जुलाई में। उसमें क्या लिखा? साथ ही इकोनॉमिक इंडिया इकोनॉमिक सर्ज प्रेस रिलीज जुलाई 2025 द्वारा मुद्रा स्फीति आदि पर नवीनतम आंकड़े भारत सरकार ने जारी किए हैं। किसके माध्यम से? आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से। सूचकांक, मुख्य आंकड़े और विकास दर क्या रही है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे रोजगार में कितना भारत ने आगे बढ़ा, जीडीपी भारत की कैसी रही, ग्रोथ रेट क्या है, और भारत ने फॉरेक्स रिजर्व में क्या हासिल किया, या कितना फॉरेक्स रिजर्व भारत का आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, दूसरा देखेंगे। चलिए, जीडीपी वृद्धि दर जो रही नॉम वास्तविक 6.4 से 6.5%, 24 से 25 के बीच। महंगाई, मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति 4.95%, 4.9% से अप्रैल दिसंबर 2024 तक देखेंगे तो खाद्य मुद्रास्फीति जो थी 8.4, मतलब रिटेल मुद्रास्फीति जो थी नॉर्मल में वो थी 4.9%, सॉरी। और खाद्य मुद्रास्फीति, इसका मतलब यह है कि जो अनाज है, जो खाने वाली वस्तुएं हैं, उनमें मुद्रास्फीति की दर ज्यादा देखी गई 8.4%। जैसे तेल का दाम का महंगा होना, अरहर की दाल या चने की दाल का महंगा होना, नमक का महंगा होना, दूध का महंगा होना, ये सब खाद्य मुद्रास्फीति के हिस्से हैं। निर्यात और आयात तथा चालू खाता, वस्तु प्लस सेवा निर्यात में वृद्धि हुई, चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.2% है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चालू खाता घाटा जो है वो 1.2% है। बैंकिंग और वित्तीय स्थिति कैसी रही? आर्थिक समीक्षा के हिसाब से देखें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है GNPA 2.6% से शुद्ध एनपीए जो है 0.6%। वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बढ़कर 64 हो गया। ग्रॉस एनपीए कितना है? 2.6%, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुद्ध एनपीए कितना है? 0.6%। वित्तीय समावेशन सूचकांक क्या है के अकॉर्डिंग बढ़कर कितना हुआ है कि वित्तीय समावेशन में लोग पैसा इनफ्लो कितना है बैंक में, खातों की संख्या क्या है, लोग कितना पैसा डिजिटली पे कर रहे हैं, इन सब के हिसाब से देखेंगे तो 64.2% हो गया है। ये सारे पॉइंट जब इकोनॉमी की क्लास चलेगी तो वहां हम क्लियर कर देंगे। आप हमारे चैनल पे विजिट करिए। और लगभग इकोनॉमी आपका अभी एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, एंशियंट हिस्ट्री के बाद मेडाइवल, मेडाइवल के मॉडर्न के बाद इकोनॉमी शुरू करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग एफडीआई इन इक्विटी इनफ्लो, भारत में किस देश से बाह्य निवेश कितना ज्यादा आया, फॉरेक्स ये एफडीआई कितना आया है अप्रैल 2024 से मार्च 2025 में टॉप 5 सेक्टर एफडीआई के। ठीक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले स्थान पे आएगा सिंगापुर 29.87%। आपके बुक पे दिया होगा, आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि सिंगापुर सबसे अधिक 29.87%। किस सेक्टर में आया था? सॉरी, इसको अभी छोड़े, बस इतना याद रखिए। मॉरिशस 16.68%, तीसरे पे यूएसए 10.91%, चौथे पे है नीदरलैंड 9.24%, और यूएई है 8.69%। तो ये टॉप 5 कंट्रियां जहां भारत में निवेश मिला है। कहाँ से? बाहर से, सिंगापुर से सबसे अधिक, फिर मॉरिशस, यूएसए, नीदरलैंड और यूएई से। अब किस सेक्टर में एफडीआई सबसे अधिक मिला है? ठीक है, किस क्षेत्र को भारत में एफडीआई ज्यादा मिला? तो पहले क्रम पे आपका आएगा सर्विस सेक्टर, लगभग 18-19% है। दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में 15.6%। ट्रेडिंग, व्यापार में 8.3%। ये व्यापार है। ठीक, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी
8.62% और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में 4.49%। अब इसी के अकॉर्डिंग भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य रहे हैं जिन्होंने सबसे अधिक इनफ्लो एफडीआई प्राप्त किया। तो सबसे ऊपर एफडीआई प्राप्त करने में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र लगभग 40%, कर्नाटक दूसरे पे है, तीसरे पे दिल्ली, चौथे पे गुजरात और पांचवे पे तमिलनाडु। तो ये जो क्रम है आप याद रख लीजिएगा। हो सकता है इससे पूछ ले कि क्योंकि उत्तर प्रदेश भी अपने आप को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के में तुला हुआ है, मतलब आगे बढ़ाने उससे संबंधित काम भी कर रहा है। लेकिन उस उत्तर प्रदेश का जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट कितना था, पहले था 24, फिर बढ़ाया सरकार ने 27, और अब जो ओवरऑल कर दिया है वो आपका कर दिया है 2029। वन ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व 20 जून 2025 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जो था 6.9793 बिलियन डॉलर था। भारत का जो बाहरी ऋण था वो कितना था, 31 मार्च 2025 तक देखेंगे तो बाहरी ऋण 736.3 बिलियन डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। और टोटल जीडीपी का 19% है। जो हमारा बाह्य ऋण है टोटल जीडीपी का कितना है, 19%। बाकी जो हमने ऋण लिया है वो आंतरिक अपने बैंकों से लिया है, आरबीआई से उधार लिया है, और जो बड़े बड़े व्यापारी है उनसे भारत सरकार लेती है उधार, किसके माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जीएसटी संग्रह, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि 22.08 लाख करोड़ का संग्रह किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.4% की वृद्धि दर्शाता है। एक नॉर्मल सा फैक्ट है, आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जीएसटी का जो कलेक्शन था वो था 22.08 लाख करोड़। ये हो गया इतना। फॉरेक्स रिजर्व कितना है, 697.93 बिलियन डॉलर का, कब, 20 जून 2025 को। और बाह्य ऋण कितना था, 736.3%, जो टोटल जीडीपी का 19% है। ये नहीं याद रखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन इसको ये इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंट जीडीपी का हमारा बाह्य ऋण है, तो वो 19% है। अब आते हैं पेज नंबर 101 पर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो हमने ये देखा था, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेंगे कि स्रोत क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है अपनी एक रिपोर्ट में कि 27 सितंबर 2024 का डाटा है कि भारत ने 700 बिलियन का आंकड़ा पार किया था, और 700 बिलियन डॉलर रिजर्व पार करने वाला भारत दुनिया का मात्र चौथा देश है। इससे कौन कौन से पार किया, चीन ने पार किया है, जापान ने पार किया है, स्विट्जरलैंड ने, और भारत चौथे स्थान पे है। 27 सितंबर 2024 का डाटा है आरबीआई का कि 700 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व पार करने वाली कौन सी प्रमुख देश है, तो वो है सबसे ऊपर चाइना ने, जापान ने, स्विट्जरलैंड और भारत ने। मात्र 4 देश हैं जिन्होंने फॉरेक्स रिजर्व इतना पार किया। पेज नंबर 101 पे है पैन 2.0 प्रोजेक्ट। एक संक्षिप्त परिचय के बारे में जान लेते हैं कि पैन 2.0 है क्या। पैन कार्ड से संबंधित है, जो हमारे बनते हैं। प्रारंभ जो इसकी तिथि लागू की गई थी 25 नवंबर 2024 को। इसकी जो बजट है 1435 करोड़, इतना स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा, तो इसको मत याद कर लीजिएगा कि कितना बजट दिया गया है, ठीक है, बस डेट याद करिए। इसका उद्देश्य क्या है ये याद कर लीजिए। पैन और टैन, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, सेवाओं को एकीकृत करना और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, मतलब पैन और टैन को एक साथ मर्ज करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख विशेषताओं में क्यूआर कोड युक्त स्मार्ट पैन कार्ड, कि कहीं पैन कार्ड लगाना तो आप डायरेक्ट अपने क्यूआर कोड को स्कैन करिए, जैसे गूगल पे से और फोन पे से पेमेंट करते हैं उसी हिसाब से आप जो कनेक्ट कर सकते हैं। केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, पेपरलेस और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया, आधार पैन लिंकिंग और ई पैन सेवा। आधार पैन, आप बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो वहाँ मैंडेटरी है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। उसी तरीके से पैन और आधार को भी एक साथ लिंक करने का, इस पे एक मामला चल रहा है अभी प्राइवेसी का, लेकिन सरकार ने योजना ला दिया है तो लिंक करेंगे, लेकिन हो सकता है इस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, अभी पेंडिंग है, आएगा तब बता दिया जाएगा। पैन नंबर पेज नंबर 101 पे फिर से आइए, आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना। पेज नंबर 101 पे आइए,
आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना किसका हिस्सा है? पीएम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का भाग है। ए बी पीएम जय। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना अभियान का हिस्सा है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना किसका हिस्सा है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का ये हिस्सा है। इसका उद्देश्य एक ही चीज याद रखना कि 70+ उम्र के लोग निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का लाभ उठा सकें, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसमें इकोनॉमिकल एंड सोशल कैटेगरी नहीं की गई है, बस इसमें एक ही कैटेगरी है कि आपका उम्र 70 साल से अधिक होना चाहिए, जिस आप पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, वहीं भी एक छोटा सा पॉइंट है 101 पे बगल में सुभद्रा योजना देख लीजिए कहाँ पे शुरू हुआ है, उड़ीसा में 17 सितंबर 2024 को। कब तक के लिए? 2024-25 से 28-29 के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए लागू किया गया है 21 से 60 वर्ष आयु की आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनियन बजट 2025 और 26। इसको थोड़ा टाइम लेंगे, देखते हुए चलेंगे। यूनियन बजट पेज नंबर आप आ जाइए केंद्रीय बजट के 101 पे ही है केंद्रीय बजट भी आपका, पेज नंबर 101 ओपन करिए। पेज नंबर 101 पे आइए। प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य था सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत हमारी जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, ताई जिसको हम लोग नॉर्मल चाल की भाषा में कहते हैं कि निर्मला ताई ने प्रस्तुत किया है बजट। तो उन्होंने किस पंक्ति से किया है? एक पंक्ति है तेलुगु कवि गुरु जादा अप्पा राव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस कवि के भाषण से वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया है, तो वो है देश केवल मिट्टी या भूमि नहीं है, देश वह लोग है। मतलब यानी देश की असल पहचान उसके लोगों से है। देश केवल मिट्टी या भूमि नहीं है, देश वह लोग है। ठीक, यानी कि देश की असल पहचान उसके लोगों से है, ये इनका कोट था, इससे इन्होंने ओपन किया है। यूनियन बजट 2025-26 का जो विषय था, सबसे मुख्य बिंदु था, हम समरी आप अपने इसमें पेज में देखते हुए चलिए। मैं बहुत ही स्पेसिफिक और जो पॉइंट बेहतर एग्जाम में पूछने योग्य है, मैं उसको बस एक्सप्लेन करते हुए चलता चलूंगा। एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन, इसमें 4 इंजन माने गए हैं, किसके? इकोनॉमी के 4 ध्रुव माने गए हैं। सबसे पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई, तीसरा इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड जो फोर्थ है वो है एक्सपोर्ट, निर्यात। कृषि, सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योग, निवेश और निर्यात, तथा अवलोकन जो इसका हुआ है विकास उन्मुख, कैपेक्स बढ़ाकर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर, समेकित निवेश प्रेरित बजट, परंतु राजकोषीय अनुशासन कायम रखते हुए फिजिकल जो डिफिसिट है उसको कितना रखा गया है? 4.4% टोटल जीडीपी का। राजकोषीय जो घाटा है, इकोनॉमी है थोड़ी बोरिंग होगी राजकोषी, लेकिन आप लोग देखते चलिएगा। राजकोषीय घाटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कम से कम आपके आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, बस आपको ये 10 पेज पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और मैं बहुत ही कम में पढ़ा रहा हूँ, आप बड़े प्यार से बजट से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे, कोई भी पॉइंट छोटा नहीं है, बहुत कम शब्दों में सारे बिंदुओं को मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। इतने में मैंने लगभग 1 पेज आपका क्लियर कर दिया है, इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें इन्होंने एक पॉइंट और बताया कि हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। तो अगर आता है कि फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कौन बनाता है, तो वो होंगे फार्मर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फूड ऑफ द वर्ल्ड बास्केट
किससे रिलेटेड है? तो एग्रीकल्चर से। ठीक है, ये इसका एक बजट के प्रमुख मैक्रो आंकड़े की मैक्रो नंबर्स, मतलब जो सबसे प्रमुख छोटे छोटे आंकड़े हैं उनको हम देख लेंगे। कुल प्राप्तियां कितनी है? रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, इसमें उधार नहीं शामिल है, कुल प्राप्तियों में उधार नहीं शामिल है, वो कितना है? 34.96 लाख करोड़। टोटल व्यय कितना किया जाएगा कि कौन से ईयर में? 25-26 में 50.65 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसिपेंट मतलब बीई कितना है? 28.32 लाख करोड़। फिजिकल डिफिसिट कितना है? 4.4%। हमने बताया 2024-25 में कितना था? 4.8%। संशोधित बी और अनुमानित। ठीक। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग, जो मार्केट से पैसा लिया जाएगा, वो कितना है? 14.82 लाख करोड़। और नेट मार्केट बोरोइंग कितना है? 11.54 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेंगे? मतलब वो खर्चा, राजस्व कोष से खर्चा एक होता है कि जिससे कोई पूंजी जनरेट नहीं होती, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत जो खर्चे होते हैं उनसे हम कैपिटल क्या करते हैं और बनाते हैं। जैसे कि हम 10 रुपए इन्वेस्ट किए, उससे हम 20 रुपए बना सकें, तो वो हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्राथमिक थीम्स में प्रमुख और क्षेत्रीय या सामाजिक पहले कौन कौन सी थी, इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। कृषि कृषि जो पहला इंजन है, पहला ध्रुव है कृषि के रूप में, उसमें कौन कौन से प्रमुख आप कह सकते हैं कि योजनाएं लाई गई, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान शुरू किए गए? तो वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 100 कृषि जिलों का विकास करना, कृषि से संबंधित और कृषि पे बेस उस जिले के इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या शुरू किया गया? 100 कृषि जिलों का विकास करना, उच्च उत्पादक बीजों का मिशन, दालों में आत्मनिर्भरता, फसल और सब्जियों पर फोकस, खेतीहर क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये बहुत पहले से चल रहा है, का विस्तार, और असम में यूरिया प्लांट लगाना। इसमें एक यूनिक पॉइंट है कि असम में यूरिया प्लांट आपको लगाना होगा। एमएसएमई को दूसरा इंजन मानते हैं, तो एमएसएमई की जो परिभाषा है इसको बढ़ा दी गई है। पहले 5 लाख का माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रेडिट कार्ड स्टार्टअप के लिए, 10,000 करोड़ का फंड स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़, जो पहले ऑलरेडी फंड था उसका और फंड बनाया गया है 10,000 करोड़ का। किसके लिए? फुटवियर, चमड़ा, खिलौना, खाद्य प्रसंस्करण के लिए योजनाएं चलाने में। भारत ट्रेड नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। निवेश को तीसरा इंजन अगर माने और निर्यात को चौथा इंजन माने, तो इसमें निर्यात के चौथे इंजन के लिए निर्यात संवर्धन मिशन। भारत ट्रेड नेट किसके लिए? निवेश के तीसरे इंजन के लिए। टीयर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्र, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि विश्व में जो बड़े बड़े जैसे न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, मेलबर्न, पर्थ, इन जैसी सिटियों से तुलना करने के लिए, मॉस्को से तुलना करने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की क्षमताओं का विकास करना कि भारत में वहां पे अच्छे से ऊर्जा का संचालन है, शहर का निर्माण, जो रोडें हैं इतनी अच्छी हैं कि सुविधाएं अन्य देश से विदेश से लोग आके निवेश कर सकें, वहन क्षमता बढ़े उस शहर की, बस ओवरऑल। सोशल सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर में निवेश और प्रमुख घोषणाएं कौन सी थी, वो देख लेते हैं। स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय, ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 1000 फेलोशिप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य कवरेज शुरू करना। रिफॉर्म्स, पॉलिसी चेंजेस क्या क्या थे? राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण सुविधा, 1.5 लाख करोड़ का आवंटन शर्तों के अधीन सुधारों के साथ। इसका क्या मतलब है? एक शर्त रखी गई है कि आप ये क्लॉज पूरा करेंगे, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 को अगर आप पूरा करते हैं तो आपको 50 वर्षों के लिए, कोई राज्य मान लो उत्तर प्रदेश को ही रख लेते, तो उत्तर प्रदेश अगर जैसे कि समाज सेवा में, स्वास्थ्य में, सड़क बनाने में, डिफेंस में, उत्पादन में, अगर आप 1,000 रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो आपको 50 वर्षों की जो ऋण दी जाएगी वो मुक्त दी जाएगी। किससे? ब्याज से। तो कितना दिए आवंटन है सभी राज्यों के लिए? 1.5 लाख करोड़ का आवंटन है। राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल का ब्याज ऋण रहित, यही सेम बात शर्तों के साथ लागू है। परिसंपत्ति हानि के रोडमैप 2025 से 30 के बीच राष्ट्रीय भौगोलिक मिशन, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण,
भू अभिलेखीकरण किया जाएगा, जलवायु समिष्ट यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका अवलोकन किया जाएगा। उसके लिए एक मिशन रखा गया है, कौन सा, 2025 से 30 के बीच। आपने देखा होगा कि जलवायु त्रासदी लगातार या क्लाइमेट चेंज की वजह से भौगोलिक परिवर्तन भारत में लगातार होते जा रहे हैं, जैसे नदी मार्गों का परिवर्तन, अभी उत्तराखंड में तबाही आई, अन्य क्षेत्रों में भी तबाही आई, तो उसके लिए उन आकलन करना, उनमें सुधार करने के लिए भी क्या किया जाए, राष्ट्रीय भौगोलिक मिशन शुरू किया गया। और भू अभिलेखीकरण आधुनिकीकरण मतलब इसका शुरुआत, उसके बाद 5 प्रमुख उदाहरण कि किस वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत किस कवि या ग्रंथ से शुरू की थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधान जो वित्त मंत्री हैं इन्होंने शुरू किया है इस कोट से। तो हम देख लेते हैं कि लगभग एक थोड़ा सा हिंट कि वित्त वर्ष वित्त मंत्री स्रोत क्या थी और क्या कहा था। 1947 में आर.के. तन्मुखम चट्टी ने किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जब पेश किया था, तो तिरुवल्लुर तमिल कवि थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता। अभी भी तमिल कवि थे। नैतिकता और शासन पर तिरुवल्लुर से उदाहरण लिया, उद्धरण है ये एक रचना है, आप रचना बताइएगा तिरुवल्लुर किसकी रचना है। 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब वो वित्त मंत्री थे तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कोट उठाया था उन्होंने, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। आर्थिक उदारीकरण का बजट इसको माना जाता। तीसरे नंबर पे है 1998 में यशवंत सिन्हा रामधारी सिंह दिनकर का कोट लिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये प्रमुख है। 2009 में प्रणब मुखर्जी महात्मा गांधी के कोट इन्होंने लिया था कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज पर विचार करेंगे। तो देखेंगे उस समय कई क्षेत्र हैं। 5वें में 2014 अरुण जेटली कौटिल्य की नीति से प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। खैर इसका उल्टा हो रहा है, आप कुछ नहीं बोल सकते इस पे। 14 से परिवर्तन ही परिवर्तन है अपने देश में कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, लेकिन यहाँ तो राजा ही सुख भोग रहा है, प्रजा क्या ही सुख भोगेगी। आ जाते हैं भारत की आर्थिक स्थिति 2024-25 संक्षिप्त रिपोर्ट एक नॉर्मल तरीके से फिर से आ गया है। पेज नंबर आपका आर्थिक समीक्षा का ही भाग है, पेज नंबर 105। ठीक है, पेज नंबर 105 ओपन कीजिए, उस पर आर्थिक समीक्षा 2024-25 उसी का एक रिपोर्ट है। पच्चीस सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वास्तविक वृद्धि दर हमने देखा 6.4%। वास्तविक सकल मूल्यवर्धन जीवीए 6.4%। ये इकोनॉमी का हिस्सा है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि जीडीपी का जो वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी और रियल जीवीए क्या होता है मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस नॉर्मल चल रहा हूँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित वृद्धि दर 6.3% से 6.8%। एक चीज याद कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए नॉर्मल कि वर्ल्ड बैंक, IMF, मूडीज, S&P, अंकटाण और कौन सी एक जो विश्व बैंक और RBI, नीति आयोग, MOSPI, इन सभी ने भारत की जो वृद्धि दर रही है, जीडीपी का वृद्धि दर अनुमानित क्या रहा है और वास्तविक क्या रहा है, याद कर लीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। एक जगह नोट बनाइए, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके इन 5-6 डाटा अगर आप निकाल के लिख लेंगे एक जगह कि इनके हिसाब से अनुमानित भारतीय जीडीपी का जो वृद्धि दर होगा 2024-25 में क्या था और 2025-26 में क्या होगा, संशोधित और अनुमानित यानी कि वास्तविक, दोनों देख लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आराम से एक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से मांग पक्ष में, डिमांड साइड में क्या बढ़ोतरी हुई, तो निजी अंतिम उपभोग व्यय जो है 7.3% की वृद्धि ग्रामीण मांग में सुधार के कारण की वजह से हुआ था।
आपूर्ति पक्ष कहता है कि सप्लाई साइड जो है, कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि, सेवा क्षेत्र स्थिर बना हुआ है। लगभग सेवा क्षेत्र 1991 से लेके 2022-23 तक लगातार वृद्धि करते हुए चला है, लेकिन पिछले 3 सालों से सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो स्थिर स्टेबल बनी हुई है। ना ही बहुत ज़्यादा डिमांड है और ना ही बहुत ज़्यादा सप्लाई है। मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 5.4% से घटकर 4.9% हुआ है अप्रैल दिसंबर 2024 तक, ये माना जा रहा है। पूंजीगत व्यय में 2021 से 24 के बीच निरंतर वृद्धि हुआ 8.2% का। बैंकिंग क्षेत्र में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि से अधिक, क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2025 के ऋण जीडीपी अंतर 0.3% कम हुआ है। इसका जो मतलब है सिंपल सा है कि पहले फाइनेंशियल ईयर में, कौन फाइनेंशियल क्वार्टर में, कब से, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून अगर देखेंगे तो नॉर्मली 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। 3 महीनों में जो जीडीपी का जो ऋण हमने 19% बताया था, इसमें डिक्लाइन हुआ कितना, 0.3% का। ठीक है, ये 19% है नहीं, मान लेते हैं कि अगर ये 19% रहा तो कब तक, अप्रैल के पहले तक, तो उसमें कितना अंतर आया, 0.3% का। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता सुधार यानी कि सुधरी है। सकल गैर निष्पादित संपत्तियों यानी कि जीएनपीए में कमी और सीआरएआर में वृद्धि, यानी कि एनपीए को कलेक्ट करने के लिए जो है उसमें वृद्धि हुई है और जीएनपीए में कमी आई है, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो एनपीए में कमी आएगी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हमने देखा था। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां है। वैश्विक आर्थिक समृद्धि 2023 में 3.3%, आईएमएफ के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 3.2%। डिजिटल अर्थव्यवस्था कितनी रही है भारत की, अगर देखें तो 2025 तक अनुमानित आकार 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का, क्या, डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, नौकरियों की संख्या नवीकरणीय क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र में 1.2 मिलियन का। इसमें और कोई पॉइंट तो छूट नहीं रहा है। इसके अकॉर्डिंग, आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रेट है इंडिया का, वो याद कर लीजिएगा। यही इस ओवरऑल 6.4%, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी याद करिएगा या मत याद करिएगा, कोई बात। अब इसके अकॉर्डिंग जो है कि भारत को सबसे अधिक निर्यात किस देश से मिला और सबसे अधिक आयात किस देश को हमने किया, पेज नंबर 106 पे आ जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा कि हमने सबसे अधिक आयात किसको किया और सबसे अधिक निर्यात किसको किया। ठीक है, पेज नंबर 107 खोलिए, वहां आयात और निर्यात आपका दिखा है कि कौन सा देश कितने सबको हम निर्यात मिला और आयात। तो सबसे प्रमुख जो आपके निर्यात वाले दृष्टि से देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चाइना और सिंगापुर हैं। ये प्रमुख 5 देश हैं जहां से निर्यात के साझे सबसे प्रमुख निर्यात क्षेत्र रहे हैं, देश रहे हैं। इनके साथ हमारा जो निर्यात वृद्धि है अधिक है। लेकिन हमने आयात किन से ज़्यादा किया है, चाइना से हमने आयात किया है, फिर रसिया से हमने आयात किया है, फिर वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने आयात किया है, और यूएई से और सऊदी अरब से हमने आयात किया है। ये दोनों देश जो मेनली है ऑयल बेस है। ठीक है, और निर्यात में हमने यूएसए को निर्यात किया है, पेट्रोलियम का हम निर्यात करते हैं, लौ का निर्यात करते हैं, अन्य फूड प्रोसेसिंग वस्तुओं का निर्यात करते हैं, कपड़े का निर्यात करते हैं, ठीक, टेक्सटाइल में। तो ये हो गया आपका आंकड़ा, ये आज तक की डाटा हो गया। अब एक नॉर्मल उत्तर प्रदेश बजट है, उसको हम समझ लेते हैं, अगर टाइम है अभी या फिर 1 घंटे की क्लास हो गई हो तो। बस उत्तर प्रदेश बजट हम देखेंगे, जल्दी से देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो बजट है कुल, वो कितना रहा है। पेज नंबर 107 को खोलिए, उत्तर प्रदेश बजट जो अनुमान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा जारी किया गया। कितने का बजट कुल था, 8,08,736 करोड़ का उत्तर प्रदेश का जो बजट था। इतने करोड़ का आपका उत्तर प्रदेश का बजट था।
अब वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल व्यय जो किया जाएगा वो किया जाएगा आपका कितना, 5,08,83,174 करोड़ का व्यय राजस्व के लिए। वहीं पूंजी निवेश में व्यय किया जाएगा 2,25,561 करोड़ का। तो टोटल बजट जो है 8,08,736 करोड़ में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना है, 5,08,83,174 करोड़ का, और पूंजीगत व्यय 2,25,561 करोड़ का। उत्तर प्रदेश, इसमें एक और पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश किन किन योजनाओं में प्रमुख रहा है या पहले स्थान पर रहा, तो वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड योजना और अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया किसने, उत्तर प्रदेश ने। तो इसका अगर हम डिवाइड कर लेते हैं यहीं पे नॉर्मल तरीके से कि उत्तर प्रदेश का राजस्व व्यय क्या रहा, क्या होगा, और पूंजीगत व्यय क्या होगा। ठीक है, तो राजस्व व्यय कितना है, 5,83,174, 5,83,174 रुपए। ठीक, और पूंजीगत व्यय कितना होगा, लिखा है कि 2,25,561, 2,25,561, 561 रुपए। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। उसके बाद एक चीज देखिए कि नीति आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक की अवधि है तो राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। राजकोषीय स्थिति के अनुसार वित्त वर्ष 2000 कब से 2014-15 से 2022 तक के लिए कहाँ रखा गया है, बजट फ्रंट रनर। ठीक है, यहां भी किसके हिसाब से है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से है। उत्तर, अगर देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष 2022-23 से 2023-24 और 2024-25 में क्रमशः 9.9% से 10.5% और 11.6% रहा, जो महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है। तो अगर आता है पेज नंबर 107 पे ही है, अगर प्रश्न में ये आता है कि स्वयं की कर प्राप्तियों में कौन सा राज्य पहले स्थान पे और या दूसरे स्थान पे रहा है, तो खुद के राज्य में जो हम कर लगाती है राज्य सरकार के कर संविदाओं से कर प्राप्त करने में सबसे प्रथम महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पे आपका आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इस साल जो सबसे प्राप्त किया है वो 11.6%। इसी पेज पे ये क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो ऋण है वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर जीडीपी का जीएसडीपी, मतलब वही जीएसडीपी, यहाँ लिखा है कि जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था, 36.7%। तो जो घटकर 22-23 में वास्तविक आंकड़ों में 30.4%, यानी कि 7% माइनस होने के बाद सुधार हुआ है। पेज नंबर 108 पे आइए, जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश अभी भी कितना है, अग्रणीय स्थान है, जहां 2023-24 में देश की मौद्रिक जीडीपी वृद्धि दर 9.6% थी, वहीं राज्य की वृद्धि दर कितनी थी, 11.6%। ठीक, फिर आइए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को पेज नंबर 108 पे ही है, राज्य में जीरो पॉवर्टी अभियान चलाया गया। कब जीरो पॉवर्टी अभियान देख लेते हैं। दो अक्टूबर 2024, ये याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बजट में प्रमुख है। उसके बाद इसके नीचे है कि राज्य में मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना 24 सितंबर 2019 को लागू है। ठीक है, लेकिन कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2017 के एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया। 2017 से कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया, और वहीं पे 2019 में क्या किया गया था, सितंबर में मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना का प्रारंभ किया गया था।
अब इसी में फिर नीचे आइए कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्रों को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी प्रस्ताव योजना प्रस्तावित है इस वाले बजट में। प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अगर आता है या अभियान किसने प्रारंभ किया, तो उत्तर प्रदेश ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सहभागिता 42% बढ़ी है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो एक है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कब शुरू किया गया है? 24-25 में ही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इस बजट से। मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता कितने प्रतिशत बढ़ी है? 42%। ये इस बजट का महिलाओं की सहभागिता। मनरेगा के तहत, ठीक है, 42% बढ़ी है। उसके बाद एक और है कि सेमीकंडक्टर इकाई हेतु डेडिकेटेड प्रावधान प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेमीकंडक्टर से संबंधित प्रावधानों को लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का किस रैंक पे स्टैंड करता है या कौन सा राज्य है? तो वो चौथा राज्य है। राज्य में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित और राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना, जिसमें 4 कार्यशील है। ये पुराने समीक्षा है एक तरीके से। एक और है कि इंपॉर्टेंट, राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2018 में 173 थी, जो बढ़कर 2022 में 205 हो गई। जनपद गोरखपुर में कैंपियरगंज रेंज के अंतर्गत देश का पहला रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब आएगा कि गिद्धों के लिए कौन सी ऐसी दवा रही या गिद्धों की संख्या भारत में किसकी वजह से कम हो रही थी? तो एक दवा थी डिक्लोफिनैक, जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा, उसके फार्मूले में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से वो जहरीली होती थी। किसके लिए? गिद्धों के लिए, जिससे भारत में बहुत तेजी से लगभग 70 से 80% जनसंख्या उनकी डिक्लाइन कर गई भारत में और नेपाल में मिलाकर। तो डिक्लोफिनैक, ठीक है, ये आएगी। ये दर्द निवारक दवा किसको दी जाती थी? पशुओं को। फिर आज की जो टॉपिक है वो देखते हैं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट अप्रैल जून 2025। इसका कहना है कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति वीकली, जो करंट वीकली स्टेटस है पर आधारित बेरोजगार रोजगार संकेतक एक साथ प्रस्तुत करता है। साथ ही इस बुलेटिन में पहली बार रोजगार संख्या के निरपेक्ष अनुमान भी दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग है कि यह तिमाही LFPR क्या होता है और WPR और UR को चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर दर्शाती है। वीक जो आपका CWS लिखा है, चालू साप्ताहिक स्थिति, इसका तो मतलब हो गया कि करंट वीकली स्टेटस। लेकिन और क्या कि वर्क पॉपुलेशन रेशियो WPR और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो UR पे बेस है। और इसमें सबसे प्रमुख जो है कि इसका जो गणना है किया गया वो 15 वर्ष प्लस CWS के आधार पर किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 54.4%, शहरी क्षेत्रों में 47.1% और देश स्तर पर समग्र देखेंगे तो 52% दर्ज किया गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि महिलाओं का जो WPR रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35.4% और शहरी क्षेत्रों के लिए 23.3% रहा है, तथा देश स्तर पर महिलाओं का अगर ओवरऑल देखेंगे कि कितना रहा है तो वो 31.6% रहा है। जो आपका LFPR है, मतलब इसका कि लेबर फीमेल पॉपुलेशन रेशियो, श्रमिक जो श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, वो टोटल अगर समग्र रूप से भारत में देखेंगे महिलाओं की स्थिति तो 31.6% है। ठीक, दूसरा टॉपिक है पेज नंबर 109 पे है कि भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति, IMF रिपोर्ट में UPI को वैश्विक अग्रणी भूमिका कहा गया। इसका मतलब है, इसका जो सारांश निकल के आएगा कि UPI जो है विश्व में प्रथम स्थान पे है कैसे? ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में। ठीक, इसने जून 2025 में रिपोर्ट निकाली थी। किसने? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। UPI दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट पेमेंट प्रणाली बन गई है। ठीक, यह अन्य सभी
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों को पीछे छोड़ चुका। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे आएंगे, 31 अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार यूपीआई भारत में ही नहीं बल्कि अन्य 7 देशों में कहाँ कहाँ चलता है, यूएई, ठीक, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस। जो सबसे जल्दी लागू हुआ, जो लेटेस्ट है, वो फ्रांस में लागू हुआ कब, वर्ष 2024 में। यूरोप में एकमात्र देश है कौन, फ्रांस, जहाँ पे यूपीआई सिस्टम चालू है। अब इसके जस्ट नीचे है कि सीपीआई एएल और आरएल की नई श्रृंखला घोषित की गई है। सीपीआई एएल मतलब है एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई आरएल मतलब है रूरल लेबर। पेज पलटिए, पेज नंबर 108 पे आइए। इसमें जो सबसे प्रमुख है और इम्पॉर्टेंट है वो देखते हुए चलते हैं कि क्या इसमें प्रमुख है, जहां से क्वेश्चन हम लोगों का बन सकता है। सीपीआई एएल और सीपीआई आरएल का मतलब है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे एग्रीकल्चर लेबरल्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे रूरल लेबरर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका बेस ईयर बदल दिया गया। जो पहले गणना होती थी बेस ईयर के आधार पे 86-87 होती थी 100 पॉइंट के आधार पे, लेकिन अब जो बेस ईयर बदला है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2019 कर दिया गया है। और जो 2019 का बेस ईयर ये कब से लागू होगा, वो लागू होगा आपका 1 जून 2025 से। पहले होता था कि एक एग्रीकल्चर ईयर होगा एक फसल चक्र पूरा, कि एक फसल, जैसे गेहूं की फसल अगर बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में और काटी जाती है मार्च अप्रैल में, तो ये इसको एक फसल चक्र यानी कि एक एग्रीकल्चर ईयर मानते थे। लेकिन अब इसकी जो गणना होगी पूरे कैलेंडर ईयर में होगी, मतलब 365 दिनों के आधार पर गणना की जाएगी, चाहे उसमें 2 फसल चक्र आए या 3 फसल चक्र। जैसे एक कैलेंडर ईयर में देखेंगे तो खरीफ की फसल का जो चक्र होता है और रबी की फसल का जो चक्र होता है और जायद की फसल के चक्र को कंसीडर करते हैं 365 दिनों में पहले। लेकिन एग्रीकल्चर ईयर में केवल खरीफ की फसल चक्र को एक एग्रीकल्चर ईयर मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक है आपूर्ति एवं उपयोग तालिका वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22। इसको आप देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें खास। इसके जस्ट नीचे है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारे डीपीएसपी में भी उल्लेख इसका मिलता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, तो सहकारिता का जो उल्लेख है हमारे आर्टिकल में 43B। अब ये हमको बताइएगा कि कौन से सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, किसको, सहकारिता को। आर्टिकल नंबर 43B, मैं इतना डिटेल्स बता दिया हूँ, आप बताइएगा संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया किसमें। भारत के में सहकार कोऑपरेशन की परंपरा सामाजिक आर्थिक उन्नयन का सशक्त माध्यम रही है। मतलब सहकारिता से क्या होता है, सामाजिक आर्थिक सहभागिता बढ़ती है। इसी निरंतरता में वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और सितंबर 2022 में नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। सहकारिता नीति को तैयार करने के लिए सितंबर 2022 में एक कमेटी का गठन किया गया जो 24 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय सहकारिता नीति का अनावरण करती है, मतलब समीक्षा करने के आधार पे उसके बाद इसको प्रस्तुत करती है। सहकारिता नीति निर्माण के लिए गठित 48 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता किसने की, सुरेश प्रभु ने की। तो इस जो सहकारिता नीति 2025 को लागू करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो राष्ट्रीय सहकारिता समिति। कब, सितंबर 2022 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुरेश प्रभु थे। ठीक, अब इसमें है एक बैंककारी विधि संशोधन नियम, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग बस ऊपर से देख लीजिएगा किसको प्रतिस्थापित करेगी किसको नहीं स्थापित करेगी। ठीक है, अब आते हैं मौद्रिक नीति वक्तव्य अगस्त 2025-26। कौन जारी करता है मौद्रिक नीति को, आरबीआई। मौद्रिक नीति है क्या, ये हम समझेंगे। ठीक है, मौद्रिक नीति आरबीआई निकालती है किसके लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए। जो मार्केट में तरलता है बनी रहनी चाहिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ और एमएसएफ, इन सभी को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता के साथ वृद्धि संवर्धन है। मूल्य स्थिरता का मतलब है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को कम करना, बढ़ाने का, इन द सेंस अगर मुद्रास्फीति बहुत कम है, डिमांड नहीं है, तो ये मुद्रास्फीति अगर कम है मार्केट में तो मतलब ये दर्शाता है कि आपका डिमांड बहुत लो है मार्केट में। ठीक है, तो कभी कभी आरबीआई छूट भी देती है तरलता बढ़ा के उसको हम समझेंगे कि तरलता बढ़ाती कैसे है। ठीक, यह कब है, आरबीआई नियम 1934 के अध्याय 3F के अंतर्गत गठित मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नीतिगत दर निर्धारित करती है। ठीक, एमएसपी जो एमपीएस सॉरी, यही मौद्रिक नीति पॉलिसी अगस्त 4 से 6 अगस्त तक 2025 की बैठक में नीतिगत रेपो दर 5.5%
पर यथावत रखने का निर्णय लिया गया, यानी कि लगभग लगभग मुद्रास्फीति स्टेबल है, इसलिए रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें जो सबसे प्रमुख है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि एसडीएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, और बैंक रेट क्या होता है। मौद्रिक नीति को समझ लेते हैं। मौद्रिक नीति वो लागू करती है, एक समिति बनाई जाती है मौद्रिक समिति को। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में कौन कौन होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 केंद्र सरकार नियोजित करती है, मतलब केंद्र सरकार अनुशंसा करती है कि इन 3 सदस्यों की नियुक्ति हमारे द्वारा की जाती है। ये कौन होते हैं, इकोनॉमिक विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञों को नियुक्त करती है, ऐसे ही किसी को नहीं नियुक्त कर देगी यार केंद्र सरकार भी, ठीक। ये क्या तय करती है, जो मौद्रिक समिति है, मौद्रिक नीति सरकार की, किसकी, आरबीआई की, सॉरी। अब समझेंगे कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, और इस वर्ष कितना रखी है आरबीआई, या इस तिमाही या छमाही के लिए आरबीआई ने रेपो रेट क्या रखा है। आरबीआई अगर वाणिज्यिक बैंकों से को छोटी अवधि का ऋण देती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रेपो रेट। ये कितना है, 5.50%। वहीं रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती है, तब क्या ऐसा तब करती है आरबीआई जब मार्केट में या इकोनॉमी में तरलता ज़्यादा हो जाती है या मुद्रास्फीति ज़्यादा हो जाती है, तो तरलता सोख लेती है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। बैंक रेट क्या होता है, तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है, अभी याद कर लीजिएगा। बैंक दर, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। रेपो रेट में क्या और बैंक रेट में डिफरेंस है कि रेपो रेट में बहुत छोटे समय के लिए ऋण देगी, लेकिन जो है बैंक दर में 6.50 बैंक रेट है इस समय, तो इसमें आरबीआई दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वाणिज्यिक बैंकों को क्या देगी, ऋण देगी। अब है इसमें अस्थायी जमा सुविधा, एसडीएफ, बैंकों की अपनी अतिरिक्त धनराशि जो है आरबीआई के पास जमा करके ब्याज अर्जित करने की सुविधा देता है, ठीक है। अब आप कहेंगे रिवर्स रेपो रेट में भी तो यही होता, नहीं। रिवर्स रेपो रेट में वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले, ठीक है, आरबीआई को क्या देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, ठीक है। इसका जो रेट है 5.2% है। 8 अप्रैल 2022 से अस्थायी जमा सुविधा लाई गई थी, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। अब सीमांत अस्थायी सुविधा क्या है, यानी कि एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये है 5.7% इस समय। अल्पकालिक ऋण, रातों रात अगर तरलता किसी बैंक में क्राइसिस आ जाती है तो आरबीआई क्या करती है, किसी बैंक को रातों रात, मतलब अगर अभी कल सुबह पता चला कि बैंक के पास पैसे नहीं है, तो अराजकता ना फैले या मार्केट में भय ना उत्पन्न हो बैंकिंग सिस्टम को लेकर, इसके लिए आरबीआई रातों रात उस बैंक को क्या करती है, ऋण उपलब्ध करवाती है। वो किस किस सुविधा के तहत करवाती है, वो एमएसएफ सुविधा है, ठीक है। इसके बदले जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई के पास गिरवी रखते हैं, ठीक। अब आ जाइए इसी के जस्ट नीचे है कि भारत में पौष्टिक अंतर्ग्रहण रिपोर्ट 2022-23 और 23-24 कौन जारी करता है, एनएसओ, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में 2233 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2250 किलो कैलोरी थी, जबकि वर्ष 2023-24 में थोड़ा घटकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2212 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2240 किलो कैलोरी होगी। अब हम सोचे थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते, क्यों ऐसा हो रहा है कि किलो कैलोरी की मांग घटती जा रही है। हम पहले क्या करते थे कि ज़्यादा दौड़ते थे, मेहनत करते थे, मशीनीकृत हमारा समाज नहीं था, तो जिससे होता था कि बॉडी हम अपना मेहनत करते थे तो किलो कैलोरी जो हमारी ऊर्जा खपत होती थी ज़्यादा मांग होती थी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, बैठ के दिन भर लेटे रहेंगे, फ़ोन चलाएंगे, मशीन से ट्रैक्टर से खेत जोत दिया, अन्य चीज़ों से काम कर दिया, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा काम नहीं करती है, तो जिसकी वजह से किलो कैलोरी की मांग हमारी, अब ऊर्जा खपत तभी होगी जब बॉडी में हम मेहनत करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें बस इतना था कि कितनी है वो हमने देख लिया। अब है नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस सितंबर 2025 बुलेटिन। इसमें कि 3 सितंबर 2025 को रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार के द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया गया, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, 2023 में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से सबसे कम शिशु मृत्यु दर जो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का सबसे कम रहा है। मणिपुर में कितना, 3, हमने पीछे रिपोर्ट में पढ़ा था। जबकि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर रही है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से 37 रही है प्रति कितना 1000 बच्चों के जन्म लेने पर। शिशु मृत्यु दर जो सबसे अधिक रही है वो छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि समग्र रूप से पहले स्थान पे अगर ये आता है कि सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर रही है किसके हिसाब से, नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस के हिसाब से सितंबर 2025 में, तो वो रही है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। जन्म दर सबसे अधिक कहाँ रही है, तो ये देखेंगे बिहार में सबसे आगे है, उसके सबसे कम तमिलनाडु में। बिहार में रही है 25.8 और तमिलनाडु में सबसे कम रही है 12। ठीक, जबकि सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम कम जन्म दर अंडमान निकोबार का रहा है। अगर ओवरऑल पूछ दे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के कि सबसे कम जन्म दर रहा है, तो वो रहा है किसका, अंडमान निकोबार का 10.1%। और अगर केवल राज्यों की बात करें तो बिहार सबसे अधिक और तमिलनाडु सबसे कम। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम देखें कि 5 सर्वाधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो शीर्ष जन्म दर वाले हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय और मध्य प्रदेश। न्यूनतम जन्म दर वाले राज्यों में क्या केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो अंडमान और निकोबार, गोवा, चंडीगढ़, फिर तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे न्यूनतम जन्म दर वाले आरोही क्रम में अगर सजाने को दे दिया तो क्या करेंगे, और अवरोही क्रम में सजाने को दे दिया तो क्या करेंगे, इसमें लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा 2022 के हिसाब से। अब आते हैं डेथ रेशियो पे, यानी कि डेथ रेट पे, मृत्यु दर में। सबसे अगर बड़े राज्यों छोटे राज्यों के शासित प्रदेशों की तुलना करने पर मृत्यु दर सबसे कम चंडीगढ़ 4 प्रति हजार, यानी कि 1000 पे 4 लोगों की केवल मृत्यु दर होती है। और सबसे अधिक देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है, कितना, 8.3 प्रति हजार, वर्ष 2022 में 9 प्रति हजार था। ठीक है, सर्वेक्षण में सब के अनुसार 2022-23 में सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मृत्यु दर, शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः रहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, तो सर्वाधिक मृत्यु दर में अगर आ जाए तो टॉप 5 में उत्तर प्रदेश नहीं है, लेकिन शिशु मृत्यु दर में पहले स्थान पे है। ठीक है, न्यूनतम मृत्यु दर वाले में अगर देखेंगे कि राज्य के शासित प्रदेशों को भी मिला ले तो चंडीगढ़ 4, दिल्ली मणिपुर 4.5, सिक्किम, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीप 4.8 तथा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, लद्दाख और लक्षद्वीप में 5.5 है। ठीक है, ओवरऑल सभी भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम लिखा, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, उड़ीसा और केरल। शिशु मृत्यु दर में देखेंगे, हमने जन्म दर देख लिया, मृत्यु दर देख लिया, अब शिशु मृत्यु दर देखेंगे। ठीक है, शिशु मृत्यु दर में देखेंगे कि सब आ जाइए 1 2 3 तीसरे पॉइंट में इसमें कि सर्वाधिक मृत्यु दर वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले हमने ऊपर देखा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 37, मेघालय, असम, उड़ीसा, मेघालय 34, असम और उड़ीसा है 30, झारखंड और राजस्थान कितना, 29। सबसे कम मृत्यु दर वाले वहीं पे हमने पढ़ लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं, मणिपुर 3, लद्दाख 4, केरल 5, गोवा आपका और सिक्किम 6, चंडीगढ़ और पुडुचेरी 7। अब है कि मात्र मृत्यु दर MMR कितना है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ प्रमुख राज्यों के संदर्भ में जहां सर्वाधिक मृत्यु दर है अनुपात, वो छत्तीसगढ़ 146 हमने जब पढ़ाया था रिपोर्ट में तब भी देखा था वहां पे है, और सबसे कम केरल में है, कितना, 30। अब आइए इसी पेज पे, पेज नंबर 112 पे, अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण कौन जारी करता है, नाबार्ड। इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये अलग है। अब तक हमने वित्तीय समावेशन पे रिपोर्ट देखा किसका, नीति आयोग और RBI का, लेकिन यहाँ पे नाबार्ड जारी करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब जारी की थी, 9 अक्टूबर 2024 को। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि वित्तीय समावेशन ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रहा, क्या योगदान रहा। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 11 राज्यों में 70% या उससे अधिक परिवारों द्वारा बचत की गई, जिनमें उत्तराखंड 93%, उत्तर प्रदेश 84 तथा झारखंड 83% सबसे आगे हैं। ठीक है, तो अगर देख दिया कि अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण नाबार्ड के अकॉर्डिंग सबसे अधिक बचत करने वाले राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं, जो परिवारों के द्वारा बचत, फैमिली बचत जो करती है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक, अपने यहाँ देखेंगे पैसा है फिर भी लोग क्या करते हैं, एक अस्थायी जीवन जीने की कोशिश नहीं करते हैं। पैसा बचा के लेके कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे साथ में थोड़ी लेके जाएंगे, या फिर आपके साथ दफन या जल थोड़ी जाएगा। तो जिंदगी जिए और मजे करिए। हाँ, एकदम मजे मत कर लीजिएगा, थोड़ा इंश्योरेंस कर लीजिएगा। अब आते हैं कृषि और संबंध क्षेत्र पे। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी लाने की रणनीतियां और मार्ग। नीति आयोग ये रिपोर्ट निकाली है कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर
दलहनों के विकास में तेजी लाने के रणनीतियां और मार्ग। मैं बजट पढ़ा रहा था, केंद्रीय यूनियन बजट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि दलहन में आत्मनिर्भरता बनाना, किसको? भारत को। हम दलहन का विश्व में सबसे अधिक ज्यादा उत्पादन और उपभोग दोनों करते हैं, लेकिन आयात हमको करना पड़ता है। ठीक, इतनी उपभोक्ता हमारे है कि हम सबसे अधिक विश्व में उत्पादन करने के बाद भी हमको दाल का या दलहनी फसलों का क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें क्या है। दलहन क्षेत्र का लगभग 80% उत्पादन वर्षा आधारित क्षेत्रों पर निर्भर है और 5 करोड़ से अधिक किसानों और उनके परिवारों की आजीविका को बनाए रखता है। अब इसमें देखेंगे कि शीर्ष कौन से प्रमुख राज्य हैं, उत्पादन कितना है और क्या है। 2022-23 तक उत्पादन 59.44% से बढ़कर 26.06 MT मिलियन टन हो गया। साथ ही उत्पादकता में भी 38% की वृद्धि हुई, जिससे आयात पर निर्भरता जो है 29% से घटकर 10.4% है। यानी कि अब हम आयात पहले के कितना करते थे? लगभग 29%, अब घटकर 20.4%। तो काफी हद तक सुधार है ये। और इसी गति से आगे बढ़ते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई थी, मैंने बताया था। अब है कि इस मिशन का महत्वपूर्ण क्षेत्र कि भारत में किसको आत्मनिर्भरता तब निर्भर बनाना है, किसमें? अरहर, काला चना, मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय पहल है। यानी कि अगर 2025-26 में शुरू की जाए तो कब चलेगा? 31-32 तक चलेगा। उत्पादन क्षेत्रीय रूप से केंद्रित है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का योगदान 55% है। शीर्ष 10 राज्य अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय उत्पादन में 91% से अधिक योगदान देते हैं। ठीक है, अब बस इसमें इतना ही है। अब है कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट 2011-12 से लेकर 2023-24 तक कौन जारी करता है? NSO, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। 27 जून 2025 को कृषि एवं संबंध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर किसके आधार पे? उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, इस वर्तमान तथा स्थिर आंकड़ों के आधार कीमतों के संदर्भ पे जारी किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 23-24 में अनाज जो ग्रास वैल्यू है उसके आधार पे देखेंगे, सकल उत्पादन मूल्य के आधार पे, तो का लगभग 53% योगदान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा तेलंगाना व हरियाणा मिलाकर करते हैं। अनाज में सबसे अधिक जो वैल्यू है वो किन राज्यों की है? सबसे पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब, तेलंगाना तथा हरियाणा मिलकर करते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीचे आ जाते हैं। आलू सब्जी समूह के जो सकल उत्पादन मूल्य है वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक लगातार शीर्ष योगदान करता रहा है। अगर सकल उत्पादन मूल्य के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा अनाज सबसे प्रमुख है? तो आलू जो सब्जी के रूप में सबसे ऊपर है। मसाले में राज्यवार योगदान में बड़ा फेरबदल हुआ। अब यहाँ मसालों का कटोरा केरल को कहा जाता है, कर्नाटक को कहा जाता है, तमिलनाडु, यानी कि जो दक्षिणी राज्य उनको कहा जाता है। सबसे अधिक कंसीडर करते हैं मसालों के राज्य में केरल को। लेकिन यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो एकदम से उल्टा हुआ है। आपके भी दिमाग को थोड़ा झटका लगने वाला है, समझ जाइए। इसमें हुआ कि मध्य प्रदेश वर्ष 2023-24 में 20% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है मसालों में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश जो है मसालों के उत्पादन में अकेले पूरे भारत का 20% उत्पादन किया है इस साल। इसकी वजह से ये बड़ा परिवर्तन। जबकि कर्नाटक 16%, वहीं गुजरात ने 15.5% की हिस्सेदारी के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। मत्स्य पालन में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश ने बीते दशक में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन विशेषकर जलीय कृषि यानी कि तालाब बनाकर छोटे छोटे जो पॉन्ड होते हैं यानी कि तालाब और हाँ इसी को कह सकते हैं, तालाब भी कह सकते हैं, और जो खुद खेती करते हैं जलीय कृषि, उनके आधार पर देखें तो पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ा। तो आंध्र प्रदेश अंतर जलीय कृषि के आधार पे जो मत्स्य पालन किया जाता है उसमें आंध्र प्रदेश पहले पे और पश्चिम बंगाल दूसरे पे हो गया है। बागवानी फसलों के क्षेत्र का उत्पादन देख लेते हैं। ये तुलना की गई है 2011-12 से लेकर 2023-24 तक। ठीक है, इसमें सबसे नीचे आ जाइए। शीर्ष फल उत्पादक राज्यों में जो 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान पे, याद कर लीजिएगा। वहीं
शीर्ष सब्जी उत्पादक 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले पे है। आम में चौथे स्थान पे पहले पे है। आलू में पहले पे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं हमने देखा था किसमें, सब्जी में भी उत्तर प्रदेश पहले पे है। मसाले में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं है। और मछली पालन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको चेक नहीं किया, तो पहले पे आंध्र प्रदेश और दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसमें बस ये जानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है केंद्र सरकार से, वो है CACP, कमीशन फॉर कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइस। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब कौन सी फसल के लिए कितना रखा गया वो आप लोग याद करिएगा। इसको अब यहाँ पे डिटेल करेंगे तो बहुत सी फसलें हैं। सबसे प्रमुख है, अगर देखेंगे तो आप एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको क्या ही, इसमें बहुत, कपास का जो है 8110 रुपये MSP 25-26 के लिए। ठीक है, खरीफ की फसल के लिए। धान के लिए सामान्य जो धान है वो 2369 रुपये, और धान ग्रेड 1, 2 श्रेणी में धान की है। सामान्य धान जो जनरल होती हैं, और जो हाइब्रिड धान या ग्रेड 1 की धान है, जैसे बासमती हो गई, संभा मसूर हो गई, इनके लिए 2389 रुपये रखा गया है। ठीक है, सेम है, 2320 पहले था 2024-25 में, लेकिन अब रखा गया 2389 रुपये। अब देखेंगे प्रमुख फसलों का उत्पादन तृतीय अग्रिम अनुपात 2024-25। इसमें कुछ खास है नहीं। सोयाबीन का उत्पादन और रेपसीड एवं सरसों का उत्पादन। सोयाबीन का उत्पादन 151.80 लाख टन और रेपसीड व सरसों का उत्पादन 126.06 लाख टन हुआ है। अब आएंगे कपास का उत्पादन देखेंगे तो 306.92 लाख टन का उत्पादन हुआ, और गन्ने का उत्पादन 4501.16 लाख टन होने का अनुमान है। कब? 2023-24-25 में। अब इसमें है कि जीनोम संपादित चावल एक पॉइंट है, पेज नंबर 115 पे। बस इसमें 2 पॉइंट जानना है कि देश में 2 नई धान की किस्मों का उत्पादन किया गया। कौन सी? जीनोम इटिडेट, मतलब जीनोम संपादित। क्या नाम है? DRR धान 100 कमला, जिसका शॉर्ट नेम है, और पूसा DST धान। इसको किससे बनाया गया है वो एक बार देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि CRISPR-Cas9 के आधार पर जीनोम एडिटिंग तकनीक का करके इसको विकसित किया गया है। CRISPR-Cas9 ज्ञानेंद्र सर आपको बताएंगे, साइंस एंड टेक में है ये टॉपिक, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? तो हैदराबाद में। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसको बनाया है। किसको? DRR धान 10 को, और दूसरी किस्म पूसा DST राइस 1 को विशेष रूप से लवड़ी और क्षारीय मृदा में भी उत्कृष्ट उपज के लिए बनाया गया है। ठीक है, किसने बनाया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने। पहले वाले को किसने बनाया है? हैदराबाद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैदराबाद, और दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली। इसमें और कुछ जानने वाले हैं। और प्रमुख जो जीन संशोधित अगर फसलें देखें तो BT कपास था, और एक बैगन की था, लेकिन हाँ बैगन भी है एक। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। भारत शीर्ष विश्व में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पेज में नीचे आएंगे तो लास्ट में लिखा है कि कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व का पहले स्थान पे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? FAO। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप बताइएगा। ठीक है, फूड, खाद्य और कृषि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दे देता हूँ, रोम, वेनिस, पेरिस या लंदन। ऑप्शन ये है, आप बताइएगा कहाँ पे है। शीर्ष से अगर देखेंगे दुग्ध उत्पादन राज्यों में तो सबसे ऊपर आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आम में, आलू में, सब्जी में, ठीक है, गेहूं में, और आपका हो गया दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पे है। अब यहाँ पे है कि मांस उत्पादन या अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसमें कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश अंडे उत्पादन में, तो यहाँ सबसे ऊपर है आंध्र प्रदेश। उसके बाद मांस उत्पादन में विश्व में, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि चीन, USA, ब्राजील तथा रूस के बाद 5वें स्थान पे भारत का रैंक आता है। वहीं शीर्ष 5 भारतीय राज्यों में मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा 12.29%। इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा परसेंट, तो इसलिए बस देखेंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। तो मांस उत्पादन में दूसरा स्थान पे आता है। विगत ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले पे, जम्मू कश्मीर दूसरे पे, गुजरात तीसरे पे, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश आपका 5वें पे।
चौथे और पांचवें पे क्रम से। जम्मू कश्मीर में एक भेड़ पाई जाती है, ठीक है, जिसकी सॉल बनती है, जिसको जीआई टैग मिला, वो हमको बताइएगा कौन सी भेड़ है। ठीक है, नाम बता दे रहा हूँ, पश्मीना पशु, तो भेड़ का नाम क्या है जिससे वो बनाई जाती है सॉल। और जीआई टैग वाले कौन सी जम्मू कश्मीर की फसलें हैं वो आपको बताइएगा। करेवा एक मिट्टी है, उस मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है, ये भी आप कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं उद्योग क्षेत्र में, पेज नंबर 116 पे, चांदी के आभूषणों एवं वस्तुओं हेतु नई हॉल मार्किंग विशिष्ट पहचान की शुरुआत की गई। इसमें बस इतना परिवर्तन कि पहले हॉल मार्किंग तीन चार आधारों पर की जाती थी, अब तीन आधारों पर की गई। कौन सा परिवर्तन किया गया है? ठीक, इसमें जो है बी आई एस, ठीक, स्टैंडर्ड मार्क सिल्वर शब्द के साथ शुद्धता, ग्रेड या फिननेस, और यूएचआईडी नंबर। ठीक है, हाँ, यूएचआईडी मतलब हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूएचआईडी नंबर इसका मतलब है रहेगा। लेकिन इसके पहले 2014 तक जो था, चार घटकों में था। क्या क्या था? शुद्धता या फिटनेस, बीएसआई मार्क सिल्वर के साथ, और एक था कि एएचसी की पहचान, छाप, और जौहरी या निर्माता की पहचान देना होता था। लेकिन अब तीन है। क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तीन ही है। क्या है? बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क सिल्वर शब्द के साथ, शुद्ध शुद्धता ग्रेड या फिटनेस, और यूएचआईडी नंबर, तीन ही रहेगा। अब है इसमें जस्ट नीचे लिखा है कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन जारी करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त 2025 को जारी किया गया, 2023 और 2024 के वित्तीय वर्ष के आधार पर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 5.80% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। किसमें? उद्योगों के उत्पादन में। जीवीए ग्रास वैल्यू एडिशन के आधार पर देखेंगे तो सिर्फ 5 जो मूल धातु उद्योग हैं वो हैं, पहला मूल धातु, दूसरा आपका है मोटर वाहन, रसायन और रासायनिक उत्पाद, और दवा उपभोग। तो अगर कारखानों की कुल संख्या देखेंगे किसके आधार पे? मोटर उत्पादन के आधार पे, तो सबसे पहले पे आएगा तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में फोर्ट से लेके हर एक छोटी छोटी जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनकी असेंबलिंग और उत्पादन दोनों ही होती है, तो इसलिए तमिलनाडु पहले पे है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखेंगे प्रमुख जो क्षेत्र है वो गाजियाबाद है, किसकी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। नोएडा है, और मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सब क्षेत्र हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश है। राज्य विनिर्माण जीवीए के आधार पर देखेंगे तो सबसे अधिक जो हिस्सेदारी है महाराष्ट्र का, गुजरात का, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पहले कारखानों की संख्या के आधार पे देखेंगे तो चौथे पे, वहीं पे अगर देखेंगे किसके आधार पे? राज्य विनिर्माण के आधार पे तो पांचवे पे। रोजगार में हिस्सेदारी के संदर्भ में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश चौथे पे आता है। कितना? 8.30% की रोजगार क्रिएट करता है भारत के आधार पे। भारत ईएफटीए व्यापार समझौते का क्रियान्वयन, भारत और ईएफटीए ये है क्या? बस ये इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक व्यापक समझौता है। ये देख लीजिएगा कि व्यापक समझौता किन किन देश। अब ईटीएफ के सदस्य देश कौन है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आइसलैंड और लिंचस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये यूरोप के यूरोपीय देश यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है, तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि अब एक कमेंट करिएगा कि यूरोपीय संघ में कितने देश हैं। ठीक है, इसमें और कुछ खास है नहीं, बस इतना जानना था कि ईएफटीए के कितने देश हैं भारत के साथ। तो आइसलैंड, लिंचस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये ईएफटीए के देश हैं जो यूरोपीय संघ के हिस्सा नहीं है, लेकिन किसके हिस्सा है? ईएफटीए के। कितना व्यापार रहा है इसका? कुल 24.4 बिलियन डॉलर का। ठीक है, अब इसमें है कि इसके जस्ट नीचे ट्रेड वॉच अक्टूबर दिसंबर रिपोर्ट है वित्त वर्ष 2025 का, पेज नंबर 117 पे। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बस मैं बता दे रहा हूँ क्या है। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2025 में वित्तीय वर्ष 2025 अक्टूबर दिसंबर 2024 की तीसरी तिमाही हेतु ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जारी की गई। जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता
अस्थिरता, बदलती मांग और अमेरिकी टैरिफ नीतियों के बीच भारत ने सावधानीपूर्वक दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। मतलब इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की लगभग चलती रही है, ट्रेड बढ़ता रहा है, ट्रेड चलता रहा। हाँ, इसमें क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि इसमें आयात निर्यात, एफडीआई और एफआईआई के कौन दो से कितना आया है वही इसमें है, ठीक है। अब रिक्लेम क्या है? रिक्लेम ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, तो याद रख लीजिएगा कि रिक्लेम किससे संबंधित है? भारत सरकार का कोयला मंत्रालय एक नामक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क विकसित किया है। किसके लिए, कब विकसित किया, ये देख लेते हैं कि 4 जुलाई 2025 को केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा विकसित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी ने नहीं किया है, क्योंकि हर कुछ सब कुछ मोदी जी ही कर रहे हैं, तो इसको मोदी जी ने नहीं किया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। रिक्लेम का जो मतलब है रीच आउट, अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी, समुदायों को समझना। ई से मतलब है इन्विजन, ड्रीमिंग एंड डिफाइन द फ्यूचर, भविष्य की कल्पना करना। सी का मतलब को डिजाइन, प्लानिंग टुगेदर, स्ट्रेटजिकली साझा रणनीति बनाना। किसके लिए? उस समुदाय के लिए, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। एल का मतलब है लोकलाइज, अडेप्टिंग टू ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड की रियलिटी को समझना कि वहाँ की व्यवस्था क्या है, कैसे चलती है। एक्ट, इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंटिंग विद पार्टिसिपेशन, भागीदारी के साथ कार्यान्वयन, लोकल लोगों का साथ लेके काम करना। इंटीग्रेट यानी कि इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रो सिस्टम, प्रणालियों के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करना। एम का मतलब है मेंटेन, सस्टेनिंग थ्रो लोकलाइज्ड लीडरशिप, अस्थायी नेतृत्व के माध्यम से निरंतरता। अब आगे चलते हैं, पर इसमें लिखा है कि 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक, आप लोग देख लीजिएगा। अब है ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047, सॉरी, ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047। ये है क्या, किसने जारी किया? उद्योग आधारित सरकार समर्थित रोड मैप है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2037 तक भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को वैश्विक नेतृत्व की स्थिरता में पहुंचाना। उद्योग मंत्रालय का रिपोर्ट है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य यानी कि बेस लाइन संकेतक 2023 में भारत, जहां भारत कुल मोटर वाहन यानी यात्री और वाणिज्यिक वाहनों को मिला लें तो उत्पादन लगभग 5.85 मिलियन रही है। वहीं बिक्री के लिहाज से वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। कैसे? टेस्ला जैसी और कंपनियां हैं, हुंडई हैं, अन्य और प्रमुख कंपनियां जो हैं भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर इसमें जस्ट इसके नीचे लिखा है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में और बजट में भी फंड ऑफ फंड के लिए देखेंगे कि फंड ऑफ फंड के लिए कितना बना, कितना फंड ऑफ फंड किसके लिए बना, स्टार्टअप, कितने का? 10,000 करोड़ का। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे ऊपर कौन है स्टार्टअप, अगर समग्र श्रेणी में देखे गए तो बाहर जो यूएसए पहले पे है, जिसका एक शहर भी शीर्ष पे है तो सैन फ्रांसिस्को। यूके दूसरे में है, हाँ दूसरे यूके पे, लेकिन शहरों में देखेंगे तो न्यूयॉर्क यूएसए का। इजराइल तीसरे पे है, लेकिन शहरों में देखेंगे तो लंदन। तो समग्र श्रेणी वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2025 में देश के हिसाब से देखेंगे तो यूएसए पहले पे, दूसरे पे यूके, तीसरे पे इजराइल और चौथे पे सिंगापुर, पांचवे पे कनाडा। लेकिन अगर शहर के हिसाब से देखेंगे तो सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजलिस और बीजिंग। ठीक, भारत का कोई शहर इसमें नहीं है। भारत का जो सबसे टॉप शहर है वो शीर्ष 10 में है, बेंगलुरु 10वें पे, दिल्ली 11वें पे तथा मुंबई 18वें पे, जो शीर्ष 20 में शामिल है। इस वर्ष भारत की जो सूची रही है 2023-24 में 19वीं से 3 पायदानों की गिरावट दर्ज हुई है। 2024 से 2025 में 22वीं हो गई है, ठीक है। तो 2024 में भारत की रैंकिंग 19वीं थी, वहीं 2022 में 2025 में 22वीं हो गई है, ठीक। एमएससी वर्गीकरण आप लोग बजट में देखे ही थे। तो अब इसमें एक छोटा सा नीचे पॉइंट है कि देश में पर्यटकों के आगमन की स्थिति। तो सबसे अधिक पर्यटक कब आए? 2024 में 205.69% लाख, 206.69 लाख पर्यटक आए हैं। सबसे अधिक पर्यटक किस देश से आए हैं?
तो यूएसए से, फिर उसके बाद बांग्लादेश से, फिर यूके से, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा से। तो शीर्ष क्रम में यूएसए पहले पे, बांग्लादेश दूसरे पे, तीसरे पे यूके यानी पूरे यूनाइटेड किंगडम से। हमको एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में दो कॉन्सेप्ट है, यूके में कितने देश हैं और ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश हैं, ठीक है। अब जीडीपी में कितना अनुमानित, इसका जो अंतिम अनुमान जो लगाया गया है कि 5.52% कुल हिस्सेदारी जीडीपी में जो बढ़ेगी वो 2023-24 में अनुमानित है 5.22%, किसका, पर्यटन का, ठीक है। अब है ऊर्जा सांख्यिकी भारत रिपोर्ट 2025, ठीक। किसने जारी किया है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार। एक रिपोर्ट बनाइएगा कि एमओएसपीआई यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कितने रिपोर्ट जारी करती है, एक पेज पे लिख लीजिएगा और उसके आगे बस लिख दीजिएगा कितने रिपोर्ट ये जारी करती है। सबसे आसान तरीका होगा आपको याद करने का। अब जो सब इसने निकाला है कि भारत दुनिया में सबसे बड़े प्रमाणित कोयला भंडारों में से एक है। कोयला भंडारों में देखें तो शीर्ष क्रमों में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएसए, ये सब शीर्ष क्रम के राज्य हैं। उत्पादन में देखा जाए तो भारत ने कितना विगत वर्ष में कितना उत्पादन किया है इसका, तो भारत जो है इस साल 1047.57 मिलियन टन का उत्पादन किया है, लेकिन वहीं 2023-24 में 997 मिलियन टन का उत्पादन किया था। एस्टिमेटेड जो कोल रिजर्व है हमारे यहाँ 389.42 बिलियन टन है, जो विगत वर्ष की तुलना में अगर सर्वेक्षण के हिसाब से देखें तो 11.21 बिलियन टन की बढ़ोतरी दर्शाता है। देश में सर्वाधिक कोयला भंडारों में सबसे प्रमुख उड़ीसा है, फिर उसके बाद आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं शीर्ष, जो देश में कुल कोयला भंडारों का है वही 87.43% हिस्सा रखते हैं। कौन, ये शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ठीक। वहीं कच्चे तेल का भौगोलिक वितरण इंगित करें तो अधिकतम भंडार पश्चिमी अपतटीय यानी कि वेस्टर्न ऑफशोर्स के क्षेत्र में लगभग 32% और उसके बाद असम में 22% है। असम में रिफाइनरी है जो सबसे फेमस और सबसे पुरानी है, कौन सी आप लोग बताइएगा, डिब्रू सखोवागढ़, ठीक। प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार देखेंगे, कच्चे तेल का तो हमने देख लिया, इसमें भी वेस्टर्न ऑफशोर सबसे अधिक 31%, उसके बाद पूर्वी अपतटीय क्षेत्र कितना है 24%। मार्च 2024 तक भारत की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता जो है भौगोलिक वितरण में शीर्ष उत्पादन राज्य जो रहा है वो है राजस्थान रहा है। हमने देखा था कि नवीकरणीय ऊर्जा में रिपोर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बहुत स्पेसिफिक नहीं चलेंगे, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये देख लिया। अब इसमें यह है कि आईआरसीटीसी और आईआरएफ को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इसमें इसके जस्ट नीचे है कि कितनी कुल महारत्न कंपनियां हैं, 14, कुल नवरत्न कंपनियां 26 और मिनी रत्न कंपनियां 1 श्रेणी की 52 और मिनी रत्न कंपनियां श्रेणी 2 की 10। पहले मिनी रत्न को एक श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब मिनी रत्न को 2 श्रेणी में रखा जाता है। पहली कैटेगरी में 52 कंपनियां हैं और द्वितीय कैटेगरी में 10 कंपनियां, ठीक। अब यहाँ पे है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। 14वीं महारत्न कंपनी जो बनी है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये है क्या, ठीक है। इसके पहले अगस्त 2023 में ऑयल इंडिया लिमिटेड को ओआईएल को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया। तो पहले जो प्रमुख हो जाता है कि 13वीं 14वीं कौन कौन सी हैं, तो ओआईएल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, ठीक है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड एचएएल जो है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से शुरू हुई थी, जिसका नाम अब परिवर्तित करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया है। 23 सितंबर 1940 को मेरठ सेठ वालचंद हीराचंद ने किया था मैसूर सरकार में, कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है। बाकी नीचे दिया है कौन कौन सी 14 महारत्न कंपनियां हैं, वो आप लोग रट्टा मान लीजिएगा। अब आ जाते हैं पेज नंबर 120 पे, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों को देख लेते हैं। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया है, ठीक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन
और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से की गई थी। उभरती हुई किसके लिए? विकासशील देशों की आधारभूत संरचनाओं और सतत विकास को सपोर्ट करने के लिए। अब इसके जस्ट नीचे की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अध्ययन रिपोर्ट जुलाई 2025 कौन जारी करता? IMF, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? 6.4%, उस दिन हमने बताया था। और चीन की अनुमानित है 4.8%, ठीक। IMF द्वारा कैलेंडर वर्ष के आधार पर भारत की जो वृद्धि दर को वर्ष 2025 के लिए 6.7%, ये टोटल एक वित्तीय वर्ष के लिए जो बताया है इसने 2025-26 में 6.4%। और अगर कैलेंडर ईयर पे देखेंगे तो 2025 के लिए 6.7 और 2026 के लिए 6.4%। अब इसी में कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, अब इसमें है कि विश्व में खाद्य और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2025 28 जुलाई 2025 को इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में सेकेंड UN फूड सिस्टम समिट स्टॉकटेक के दौरान जारी की गई है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा और पोषण हेतु उच्च मूल्य मुद्रास्फीति का समाधान इस रिपोर्ट का शीर्षक था। इसमें और खास इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिएगा, मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं। अब है विश्व वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट कि सबसे अधिक जो एयर ट्रेवल है वो किस देश में ज़्यादा है? जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन स्टैटिक्स जारी किया गया है। इसमें शीर्ष 5 विमानन बाजार जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और भारत। तो एयर ट्रेवलर ट्रांसपोर्टेशन में देखे जाए कि तो सबसे बड़ा बाजार जो भारत में है वो 5वां है, रैंक पे आता है। सबसे बड़ा बाजार USA है। अब है इसके जस्ट नीचे विश्व निवेश रिपोर्ट, हमने देखा था अंगटार ने जारी किया था। डिजिटल अर्थव्यवस्था मेरी पहली क्लास में और दूसरी क्लास में, जिसमें सूक्ष्म दृष्टि में और राष्ट्रीय सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक इंडेक्स और रिपोर्ट पे मैंने बताया है। सभी लगभग इस पूरे आय दृष्टि में जितना भी सूचकांक इंडेक्स और रिपोर्ट दिया है सबका समीक्षा मैंने कर दिया है। तो वहां से एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा ताकि इस क्लास को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेश इस रिपोर्ट का शीर्षक रहा है। तो रिपोर्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट, जारी कौन करता? अंगटार। थीम क्या रही है? डिजिटल अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेश। विगत वर्ष भारत 23वें स्थान पर था। 2025 में के अनुसार भारत लगभग 28 बिलियन US डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है। 28 बिलियन US डॉलर था कब? इसके पहले। अब जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह के संदर्भ में 2024 में भारत विश्व में 15वें स्थान पर था, जबकि 2023 में कहाँ था? 16वें स्थान पर था। वहीं 2025 23वें स्थान पे था, ठीक है। अब आते हैं सॉरी, विगत वर्ष किसमें? विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत था 23वें स्थान पे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह में देखेंगे FDI के आधार पे तो 2024 में विश्व में 15वें स्थान पे और 2023 में 16वें स्थान पे था। अब वैश्विक आर्थिक संभावना जो जून 2025 का है, इसमें इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैं क्या ही बताऊं, बस इतना है कि यह क्रमशः 6.3% और 6.5 6.7% का पूर्वानुमान लगाया है कि ठीक। किसका? विश्व बैंक ये जारी करती है। कौन? वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करती है। पिछले 3 वर्षों का 25-26, 26-27 और 27-28 के लिए जो क्रमशः अनुमान लगाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट का 6.3%, 6.5% और 6.7% रहा है। अब इसके जस्ट नीचे पेज 121 पे है कि विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मध्यवर्ष रिपोर्ट, ये भी कौन जारी करता? संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति तथा संभावना रिपोर्ट। ओके, भारतीय, इसमें याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर 2025 और 2026 के लिए जो है क्रम से 6.3%, 6.4% अनुमानित है। इसके जस्ट नीचे आइए, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट तो जुलाई 2025 कौन जारी करता है? एशियाई विकास बैंक, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है विकासशील एशिया की वृद्धि दर कितनी रहेगी 2025 में? 4.7% अनुमान है, ठीक। 2024 के लिए अनुमान कितना था? 5.1% दर्ज करने का अनुमान था। भारत में इसके अकॉर्डिंग क्या है?
2024 में 6.5%, 2025 में अप्रैल और जुलाई का 6.7, 6.5, वहीं 2026 में अनुमानित है 6.8 और 6.7%। विश्व व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी अप्रैल रिपोर्ट है 2025 का, कौन जारी करता है? WTO। अब इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार यह पूर्वानुमान है कि बाजार विनिमय दरों पर विश्व जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 2.8% और वर्ष 2026 में घटकर 2.6% हो जाएगी। ठीक, भारत, अब इसको चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, ये लिस्ट निकालती है कौन? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल रिच लिस्ट, विश्व के सबसे अधिक अरबपतियों और इन सभी को रिपोर्ट, कौन सबसे अधिक, किस देश में सबसे अधिक अरबपति पाए जाते हैं। ठीक है, दुनिया के अरबपतियों की राजधानी किसको मिला है? न्यूयॉर्क को। 129 अरबपति न्यूयॉर्क में रहते हैं, स्मरणीय तथ्यों में देख लीजिएगा। मुंबई को पीछे छोड़ते हुए संघाई पहली बार एशियाई अरबपतियों की राजधानी बना है, इससे पहले मुंबई मानी जाती थी। सर्वाधिक अरबपति कहाँ है? 870 अमेरिका में, चीन में 823 और तीसरा स्थान पे भारत है 284। इस सूची में शीर्ष 5 अरबपति निम्न एलोन मस्क हैं, 420 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर, जेफ बेजोस 266 यूएस बिलियन डॉलर, मार्क जुकरबर्ग 242 यूएस बिलियन डॉलर और लैरी एलिंसन जो है 203 यूएस बिलियन डॉलर, वारेन बफेट 167 यूएस बिलियन डॉलर। मैं यहाँ बार बार कंसीडर कर रहा हूँ यूएस बिलियन डॉलर, यूएस बिलियन डॉलर, क्यों? क्योंकि कई और भी देश हैं जहाँ पे डॉलर देश उनकी करेंसी कंसीडर की जाती है। डॉलर को माना जाता है एक वैश्विक मुद्रा सूचकांक के रूप में, इसका प्रयोग करते हैं। भारत में देखेंगे सबसे अधिक अमीर जो है वह मुकेश अंबानी है 17वें स्थान पे। ठीक, एशिया के सबसे अमीर अभी भी बने हुए हैं। गौतम अडानी एशिया के शीर्ष दूसरे हैं, दूसरे स्थान पे, विश्व में 18वें स्थान पे। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल रिपोर्ट 500 के आधार पर रिपोर्ट जो है, जो ये रिपोर्ट क्या कहती है कि अग्रणी ब्रांड मूल्यांकन परामर्शदाता कंपनी ब्रांड फाइनेंस द्वारा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में ब्रांड वैल्यू में 11% वृद्धि के साथ एप्पल विश्व की सबसे प्रसिद्ध यानी कि शीर्ष ब्रांड है। ठीक है, इस रैंकिंग में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तथा अमेजॉन क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे है। भारत में देखेंगे तो 60वें रैंक पे टाटा समूह इस सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 132वें पे इंफोसिस और दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है भारत का, विश्व का 132वां, लेकिन 164वीं जो रैंक है HDFC ग्रुप है, तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड भारत का, विश्व का 164वां। ठीक है, इजराइल एशिया विकास बैंक का 69वां सदस्य बना। ठीक है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तो पूछ दिया। इजराइल वैसे भी चर्चा का विषय है, तो ये देखेंगे कि इजराइल चौथा देश रहा है। ठीक है, तो इजराइल को याद रखना जरूरी है 69वें सदस्य के रूप में किसका? एशियाई विकास बैंक का। विश्व के सबसे अमीर शहर जो है, हेनले एंड पार्टनर्स ये रिपोर्ट जारी करती है सबसे अमीर देशों में। न्यूयॉर्क सबसे पहले पे है, दूसरे स्थान पे खाड़ी देश सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली, ये भी अमेरिका के हैं। और टोक्यो जो है तीसरे स्थान पे, क्या? शीर्ष अमीर देशों में, सॉरी अमीर शहरों में। विश्व के सबसे 50 अमीर शहरों की सूची में भारत के दो शहर है, कौन? मुंबई और दिल्ली। मुंबई जहाँ 27वें पे और दिल्ली वहीं 39वें पे एग्जिस्ट करता। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज 2025 क्या कहता है? यह रिपोर्ट किसके एक्सचेंजर लगभग, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास और बताने वाला है नहीं। इसमें कह रहा है कि ब्रांड के हिसाब से विश्व का सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड कौन सी है? तो 11% मूल्य वृद्धि के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जो है दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांच है। उसके पहले कौन सा? एक्सेंजर जो है सबसे पहले पे है, दूसरे पे TCS है, तीसरे पे कौन सा है? इंफोसिस। ठीक है, चौथे, सॉरी इंफोसिस, हाँ सही है, इंफोसिस लगातार चौथे वर्ष दुनिया का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। और CL टेक के रूप में मूल्यवान ब्रांड के रूप में 8वें पे और विप्रो 9वें पे। विप्रो अजीत प्रेम जी से संबंधित है। राष्ट्रीय और वैश्विक सूचकांक इसमें कुछ खास नहीं है। राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक है, इसको देख लीजिए, जारी कौन करता है ये लोग देख लीजिएगा।
सी जारी करती है, यानी कि ई जारी करती है। कौन? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी, ये जारी करती है। समूह एक, इसमें 4-5 समूह है। समूह एक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे, इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है। वित्तीय समावेशन सूचकांक हमने देखा था, कौन जारी करता है, ये आप लोग बताइएगा हमको कमेंट करके। वित्तीय समावेशन सूचकांक में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जो थी वो हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री के बाद उसके बाद है मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई जिसको कहते हैं। यूपीआई विश्व का सबसे अधिक डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये किस वर्ष शुरू किया गया था, ये क्रम याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, अब है फॉर्च्यून ग्लोब 500 रिपोर्ट, 29 जुलाई को जारी की गया कि विश्व की सबसे 500 बड़ी कंपनियों का वार्षिक जो राजस्व के आधार पे। ठीक है, वॉलमार्ट अभी पहले स्थान पे, 20 सालों से वॉलमार्ट पहले स्थान पे है। ठीक, अमेजन दूसरे पे है, स्टेट ग्रिड जो है तीसरे पे है, सऊदी अरामको जो है ये चौथे पे है, और चाइना नेशनल पेट्रोलियम 5वें पे है। वॉलमार्ट लगातार 20वीं बार हाँ शीर्ष पे बना हुआ है। सूची में अगर देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर विश्व में 28वें स्थान पे है। भारत के हिसाब से देखेंगे तो पहले पे। भारतीय जीवन बीमा LIC 95 पे, भारत के हिसाब से दूसरे पे। इंडियन ऑयल कारपोरेशन तीसरे पे भारत के हिसाब से, और रैंक के हिसाब से 127वें पे। वहीं स्टेट बैंक 163 के स्थान पे है। ठीक है, भारत में चौथे स्थान पे है। आइए हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली रिपोर्ट, इंडिया के हिसाब में सबसे अमीर और सबसे वैल्यूएबल फैमिली कौन सी है, तो सबसे पहले पे आएगा आपका अंबानी परिवार, बजाज परिवार और कुमार मंगलम बिरला परिवार। ठीक है, दूसरे अगर देखेंगे इस सूची में शीर्ष 3 सर्वाधिक मूल्यवान प्रथम पीढ़ी के व्यावसायिक परिवार, जिनकी तो अडानी, पूनावाला और देवी परिवार। अंबानी परिवार को पहली श्रेणी में रखा गया, क्यों? क्योंकि ये विश्व के इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी, धीरू भाई अंबानी ने यह क्रम शुरू किया था, अब मुकेश अंबानी चला रहे हैं, इसके लिए इसको दूसरी पीढ़ी कंसीडर करते हैं। ठीक, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024, इसमें जारी कौन करता है? यह कि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। ठीक है, कब तक के लिए? इसमें भारत परिवहन के क्षेत्र में उत्सर्जन घटाने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य पाने के लिए जारी किया गया है। इसमें 4-5 इंडेक्स हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा कि फॉर्चूनर के परफॉर्मर और एस्पिरेंट के कैटेगरी में संयुक्त रूप से देखेंगे तो 10वें स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो भारत का स्कोर 10वें स्थान पे क्या रहा है? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें देख लीजिए कौन जारी करता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, स्टार्टअप की रैंकिंग है ये, 1 बिलियन से कम की रैंकिंग, जो अभी ये कैटेगराइज करता है कि किस हिसाब से कि ये यूनिकॉर्न है। अब तक 2000 दशक के बाद, 2000 के बाद कंपनियों की स्थापना, स्टॉक पे इनकी लिस्टिंग नहीं हुई है, इनका जो वार्षिक राजस्व या वैल्यूएशन है $1 बिलियन से कम है। तो इसमें सबसे ऊपर जो है यूनिकॉर्नों के आधार पे तो देखा जाए USA है। ठीक, चीन दूसरे पे और चौथे पे भारत है। इसके बाद भारत आता है तीसरे पे, ब्रिटेन आपका चौथे पे, जर्मनी 5वें पे। ठीक, अब देखेंगे कि सबसे ऊपर जो है यूनिकॉर्न की राजधानी के रूप में सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, बीजिंग तीसरे स्थान पे है। ठीक, उसके बाद पहले पे यूनिकॉर्न कैपिटल जिसको कहते हैं सैन फ्रांसिस्को, ये पहले पे है यूनिकॉर्न के आधार पे। दूसरे पे इसी का न्यूयॉर्क है, तीसरे पे बीजिंग है, चौथे पे आपका आ गया संघाई, और उसके बाद लंदन 5वें पे। यूनिकॉर्न की संख्या के मामले पे बेंगलुरु जो है भारत में पहले स्थान पे है, जबकि वैश्विक रैंकिंग इसकी 7वीं है। मुंबई 22वीं और गुरुग्राम को 27वीं रैंकिंग मिली हुई है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, अब आ जाइए पेज नंबर 125 पे ही कि कौन कौन जारी करता है। तो इसमें कोई जारीकर्ता का कुछ खास नाम नहीं लिखा है। तो इसमें सबसे अधिक जो प्रदर्शन करने वाला राज्य है चंडीगढ़ और पंजाब है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2023-24 के लिए इसमें 528.1 का स्कोर प्राप्त हुआ है, जो आकांक्षी श्रेणी 1 के आसपास आएगा। ठीक है, और या हाँ प्रचेष्टा 3 में और आकांक्षी श्रेणी 1 के आसपास ये कंसीडर कर देगा।
अब आगे परोपकार के क्षेत्र में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची, इसको देख लीजिएगा। मानव विकास रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करती है, ठीक है। इसके गणना का आधार क्या है? यूपी पीसीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो पॉइंट है वही हम देखेंगे। समग्र मानव विकास सूचकांक 3 आयामों पर जारी की जाती है। क्या? जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा एवं संभावित कुल आय, जो लंबे और स्वस्थ जीवन के जीने की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष, जो ज्ञान अर्जित करने की क्षमता को दर्शाते हैं। तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिससे शालीन जीवन स्तर हासिल करने की क्षमता झलक मिलती है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे प्रमुख है, 2025 में भारत की रैंक 130वीं थी, ठीक। वर्ष 2023 में सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पे है, ठीक। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर, डेनमार्क चौथे और जर्मनी पांचवें, स्वीडन संयुक्त रूप से सॉरी जर्मनी चौथे पे, जर्मनी और डेनमार्क जो है संयुक्त रूप से नहीं, अकेले चौथे पे है। वहीं जर्मनी और स्वीडन जो है संयुक्त रूप से 5वें स्थान पे है। मानव विकास की दृष्टि से दयनीय स्थिति रही है। सब सूडान की 193, सोमालिया की 192, मध्य अफ्रीकी गणराज्य की 191 और चार की 190। तो सबसे गंदी स्थिति किसकी रही है? 193 किसकी? सूडान की। मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछा था, आप लोगों ने बताया नहीं था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन काफी चर्चा में रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसी में एक चीज और लिखा है कि लैंगिक विकास सूचकांक जीडीआई, तो इसमें भारत को समूह 5 में रखा गया है, बस इतने रैंक नहीं दिया गया है। इसमें एक और है कि लैंगिक असमानता सूचकांक, सर्वाधिक लैंगिक असमानता वाले सर्वोच्च, जो लैंगिक समानता है, लैंगिक असमानता रिपोर्ट है, लेकिन अगर लैंगिक समानता में देखा जाए तो शीर्ष क्रम में, जहां लैंगिक समानता पुरुष और महिला के बीच भेदभाव नहीं है, इकोनॉमी, राजनीति और आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में सबसे ऊपर है डेनमार्क। उसके बाद नॉर्वे, तीसरे पे स्वीडन। महिलाओं और पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाला राज्य जो सबसे क्रमशः है यमन, नाइजीरिया, सोमालिया, चाड और अफगानिस्तान है, ठीक है। भारत लैंगिक असमानता सूचकांक जो है, इसका जो स्कोर रहा है 0.403%, जो 2023 की समग्र रैंकिंग भारत की 102वीं रही है, ठीक है। अब देखेंगे कि सूचकांक में भारत जो इसकी स्थिति जो मध्यम मानव विकास वाले देशों में की गई है, तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130 है, वो तो मैंने बता दिया है। अब आते हैं कि सार्क देशों में श्रीलंका की रैंकिंग 89 रही है, मालदीव की 93, भूटान की 125 रही है। तो शीर्ष जो भारत से ऊपर देश रहे हैं उनको कंसीडर करेंगे लैंगिक समानता में, श्रीलंका ऊपर, मालदीव सॉरी HDI में देखेंगे तो सार्क कंट्रियों में श्रीलंका सबसे ऊपर, मालदीव 93, उसके बाद भूटान जो है 125 के आधार पे ऊपर रही है। भारत की सबसे बेहतर, जबकि संयुक्त रूप से 130वें स्थान पे रही है। किसकी? भारत से बेहतर स्थिति किन को रही है? श्रीलंका 89, मालदीव 93 और भूटान की 125। वहीं भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से 123वें स्थान पे, 130 130, ठीक है, 130 स्थान पे रही है। नेपाल 145, पाकिस्तान 168, स्थिति बुरी रही। वहीं अफगानिस्तान 181वें स्थान पे रहा है। लैंगिक असमानता सूचकांक के इंडेक्स में 102वीं भारत की रैंक रही है, ठीक। ये देख लेते हैं, गंभीर स्थिति में है। अब एक और इसमें रिपोर्ट बचा, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट इंडेक्स, जो अवार्ड जारी किया कि सबसे अच्छा एयरपोर्ट विश्व में कौन है। तो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का, अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैनेडा जापान का, ठीक। ये शीर्ष 3 रहे हैं। भारत में देखा गया तो भारत में 5 कोई भी हवाई अड्डों में नहीं है। तो भारत का जो शीर्ष 5 हवाई अड्डों की सूची है, सबसे पहले पे 32वीं रैंक है विश्व के आधार पे, नई दिल्ली पहले, इंडिया के हिसाब से पहले पे, बेंगलुरु कंपेगौड़ा, विश्व रैंकिंग 48, भारत की रैंकिंग 2, हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व की रैंकिंग 56, भारत की रैंकिंग 3, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
भारत की रैंकिंग 4 और विश्व की रैंकिंग 73। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, विश्व की रैंकिंग 80 और भारत की रैंकिंग 50, सॉरी 5वीं। तो आज की क्लास यहीं तक खत्म होती है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों के बारे में। कल हम मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। और क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए और याद करिए जो मैंने बताया कि IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड और MOSPI, नीति आयोग और RBI जो रिपोर्टें निकालती हैं, इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और लिख लीजिए ताकि एग्जाम में जाने से पहले बस देख के याद हो जाए कि हाँ कौन कौन सी रिपोर्टें ये निकालती हैं। चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।